हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान एपीओ में हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक इसका मैं आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, कि इसमें आपका सिलेबस प्रीलिम्स का सेक्शन 1 to 9 आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, तो हम इतना ही मान के चलते हैं कि 3 to 5, ठीक है, मैक्सिमम आपके इतने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं ना आपको एक अपडेट दे रही हूँ यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस एक्ट को देख रहे हैं, मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस पे मैसेज ही करा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं और वो फिर मेरे से कुछ अननेसेसरी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर नंबर दिया गया है तो आप उसको मिसयूज मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, बस इतनी सी मुझे बात बतानी थी, क्योंकि मेरा एक पर्पस है कि अगर आपको नंबर प्रोवाइड करा गया है तो आप वहाँ पे गाइडेंस लीजिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से नोट करके लिखिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिखिए और आपकी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसको पूछिए, ना कि आप पीडीएफ्स मेरे से वहाँ पे पूछिए, ना तो आप मेरे से मैसेज में करके हाय हेलो इसकी पीडीएफ दे दो। हाँ, मतलब ये चीज़ बहुत गलत पार्ट है आप लोगों के साइड से, जो भी ऐसा कर रहे हैं ना। और ये भी चीज़ गलत है कि आप लोग सीधे मतलब इस चीज़ का मिसयूज ही कर रहे हैं। मतलब एक इंसान बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आपके साथ आया है कि उसने जो प्रॉब्लम फेस करी है अपने लाइफ में ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उस चीज़ का सोल्यूशन लेके आपके सामने। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, ग्रेटफुल रहिए थोड़ा सा, साथ में थोड़ा सा आप लोग ग्रेटिट्यूड दिखाइए। ठीक है, जो लोग नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज, है ना, ये चीज़ आपके आपके उसको दिखाती है कि आप लोग कैसे लेते हैं टीचर्स को, कैसे वो करते हैं। ठीक है, पर्सनल बात नहीं करनी है आप लोग को, तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल भी। और सेम मतलब मोर देन हमारे पास 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और सेम चीज़ अगर कुछ स्टूडेंट्स रिपीटेडली पूछेंगे और सबको मैं पीडीएफ का ही बताती रहूँगी कि आप टेलीग्राम पे चाहिए, है ना, अब मैं सबको अलग से बताऊंगी कि सिलेबस का पार्ट ये है नहीं। जब मैं आपको डे यूट्यूब पे सारा सिलेबस क्लियर कर चुकी हूँ 2 से 3 वीडियोस में, फिर मैं व्हाट्सएप पे डेली आपको अपडेट देके वहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ, तो आप अलग से मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप लोग क्यों ऐड हैं, जब आप लोग उसको सीरियसली आप मेरे अपडेट्स को पढ़ नहीं रहे हैं। आपने ये सोचा है कि हमारे पास पर्सनल नंबर है तो हम डायरेक्टली मैसेज करें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या जो भी चीज़ है। ये बहुत थोड़ा सा आप लोग मतलब इस चीज़ को समझिए, एक अपनी जगह मतलब मेरे को रख के देखिए कि आपके पास डेली 400 से ज़्यादा मैसेजेस अगर इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि पीडीएफ भेजिए, या आप कोई बुक बता दीजिए, या आप कुछ ऐसी बुक बता दीजिए कि जिसमें सब चीज़ मिल जाए, तो अभी नहीं बनी है कोई भी चीज़, है ना। आप फिर ये चीज़ पे प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ मैं बोलूँ, है ना, प्रोफेशनली नहीं अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये एड्रेस करने था इशू, क्योंकि ये इशू मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने नई जगह पे आपको कोई भी स्टूडेंट्स ऐड नहीं कर रही हूँ, ताकि मेरे को दोबारा ज़ीरो से उनको ना समझाना पड़े। तो अगर आप लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिगार्ड्स रखिए। ओके, और बस अब हम अपने लेक्चर से प्रोसीड करते हैं। तो आप देखिए, इसका आपका सिलेबस है सेक्शन 1 से लेके 9 का प्रीलिम्स में। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे, आगे भी पूछने के इतने ही चांसेस हैं। अब आप ये देखिए, मैं इंडेक्स लेके आई हूँ आपके सामने कि डेफिनेशंस, जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं ना, अगर आप अपने नोट्स भी बनाते हैं तो आप डेफिनेशंस के आगे लिख लीजिए कि कितने डेफिनेशंस आ रहे हैं। डेफिनेशन हर एक माइनर एक्ट की इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माइनर एक्ट की हर एक डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। आप जितना मैक्सिमम उसके क्लॉजेस को रिटेन कर सकें आप कर लीजिए। ठीक है, एक एक नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर से आप कट ऑफ के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो छोटा एक्ट है, डेली रिवीजन करेंगे आप लोग तो आपका ये हो जाएगा।
तो क्लॉजेज आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ तक आ रहा है, इसमें पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, ठीक है। ये 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है, जिसमें 2 में पनिशमेंट की बात करता है और 1 में आपको ऑफेंसेस बताए गए हैं कि क्या क्या ऑफेंसेस माने जाएंगे। तो ये आपका बहुत लेंदी है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें लेंदी पार्ट में, तो आपको इसको पढ़ना है, आपको इसके अंदर के क्लॉजेस को याद नहीं करना, ठीक है। क्लॉजेस को याद नहीं करना है, नंबरिंग को याद नहीं करना है, बट इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं, मान लीजिए वो आपका क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। तो इसमें क्लॉजेस याद नहीं करने हैं, अंदर का आपको सब चीज याद रखना है। फिर ये आपका इजी पार्ट है, ये भी आपका इजी पार्ट है, ये सब इजी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको डेफिनेशंस में और पनिशमेंट के ऑफेंसेस क्या क्या हैं, ऑफेंसेस में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसका आपको जनरल आइडिया लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा एक्ट। तो हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट से हम लोग को हमेशा एक्ट नंबर याद होना चाहिए, हमें उसका इनेक्टमेंट याद होना चाहिए और हमें उसका एनफोर्समेंट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये एक्ट नंबर है 33 ऑफ 1989। ओके, नेक्स्ट हमारी इनेक्टमेंट डेट है 11 सितंबर 1989, 11 सितंबर। अब हमारी इन्फोर्समेंट डेट है 30 जनवरी 1990, ठीक है, 1990। ओके, ये 3 चीज आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह अपने बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं, कोई भी एक्ट होता है उसका प्रियम्बल होता है, उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि प्रिवेंट कर रहा है, टू प्रिवेंट कर रहा है किसको? कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो प्रिवेंट कर रहा है ऑफेंसेस, एट्रोसिटीज, ठीक है। किसके अगेंस्ट? हमें पता है एक्ट ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ओके, प्रिवेंट करना एट्रोसिटीज को। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल। अब हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम कोर्ट्स और स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी जो है हम उसको भी यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो भी ऑफेंसेस कमिट होंगे वो इन कोर्ट्स में ट्रायल करे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें उन विक्टिम्स को रिलीफ देना है और उनको रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन बनेगा, फोर्थ कुछ और पूछ लेगा, आपको ये 3 पता है, ये 3 है, फोर्थ कुछ और पूछा तो वो ही करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब वो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, पहला प्रिवेंट करना, दूसरा फर्स्ट आपका प्रिवेंट करना ऑफेंसेस को, सेकंड आपका कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना, कोर्ट्स में आपका स्पेशल कोर्ट्स आते हैं और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स आते हैं, और थर्ड आपका है उनको रिलीफ देना जो आपके विक्टिम्स हैं इस एक्ट में, जो भी विक्टिम्स है SC एंड ST कम्युनिटीज के मेंबर, और उनको रिहेबिलिटेट करना, ठीक है। ये आपका प्रियम्बल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने चैप्टर 1 पे, ठीक है। चैप्टर 1 जहाँ हमें सबको पता है कि ये बात करता है प्रीलिमिनरी को, ठीक है। हर एक्ट का ये पार्ट इसी से ही हमारा डील करता है। अब इस सेक्शन के अंदर आपके, इस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं आप ये देख लीजिए। इस चैप्टर के अंदर आपके 2 ही सेक्शंस हैं, ठीक है। पहला आपका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है, सेक्शन नंबर 1, और दूसरा आपका सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस है, ठीक। पहला हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 1 की शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये हम सबको पता है। टाइटल इसका क्या है? जो हमारा एक्ट नंबर है, ठीक है। एक्सटेंट हमारा क्या है? होल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे पहले आपका जम्मू कश्मीर भी रहता था, जम्मू कश्मीर को हमको सबको पता है 31 अक्टूबर 2019 को इनफोर्स में आके हटा दिया सब जगह से, ठीक है। थर्ड हमारी बात करता है कि ये किस दिन फोर्स में आएगा, तो हमारा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में। ये डेट भी हम लोगों को पता है कि ये 30 जनवरी 1990 में इन्फोर्समेंट में आ चुका है, ठीक। सेक्शन 1 इज क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डेफिनेशंस पे, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि आपके पास डेफिनेशंस कितनी हैं और कहाँ से कहाँ तक की हैं, ये रेंज आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशंस आपकी बात करता है A से लेके F तक की, ठीक है।
तो ये ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि बी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, बी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, जो बी ए से लेके बी जी तक बात करता है। ठीक है, उसके बाद आपके ई में अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से इस वजह से हमारा ये थोड़ा सा लेंदी रह रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, आपको एकदम पेशेंस रखना है और दोबारा क्लास को पढ़ना है। ठीक है, बेयर एक्ट्स को आप एक और बार पढ़ लेंगे, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जो जो क्लॉजेज याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी, और जिसके अंदर के मटेरियल्स करने हैं वो तो आपको करने ही है। पहला हमारी बात करता है एट्रोसिटी से। ठीक, क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है और एट्रोसिटी की मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। एट्रोसिटी की मीनिंग दे रखी है कि इट मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमने बताया कि उन्होंने ऑफेंसेस बता रखे हैं, साथ में दूसरे क्लॉज में उसके पनिशमेंट बता रखे हैं। तो जो भी उसने ऑफेंसेस बताए हैं सेक्शन 3 में, वो सब आपकी एट्रोसिटी मानी जाती है। ठीक है, सेकेंड हमारी बात करते हैं क्लॉज बी कि कोड का क्या मतलब है यहाँ पे। तो हमें कोड पता है कि ये सीआरपीसी की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीआरपीसी की बात कर रहा है। अब आपसे ऑप्शन में आपसे सीआरपीसी पूछेगा तो आपसे बीएनएसएस नहीं पूछेगा, और अगर बीएनएसएस पूछेगा तो सीआरपीसी नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई एक चीज पूछेगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑप्शंस आपका आपको उस तरह से देगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है बी और बी। ठीक है, ये हमारा बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये एक्ट आपका 1989 का है, और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, 2016 का। ठीक है, जो कि है 1 of 2016। एक ये अमेंडमेंट से इसके अंदर जितने भी चेंजेस आपको मिलेंगे ना, सिर्फ एक इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये सारी डेफिनेशंस लेकर आए हैं। किसी की पनिशमेंट इंक्रीज करी है, जो भी कुछ भी एडिशन हुआ है वो 1 of 2016 से ऐड हुआ है, जिसकी डेट है हमारी इन्फोर्समेंट की 21 जनवरी 2016। बस, इसके अलावा हमको पता है जम्मू एंड कश्मीर वाला था हमारा। ठीक है, एक इससे जम्मू कश्मीर हटाया है, जो कि हमारा 34 of 2019 एक्ट था। इन्फोर्समेंट डेट आपको इसकी पता है। ठीक, और आपको पता है कि बीएनएस और बीएनएसएस न्यू लॉज वाले जो है वो आपके 2023 के हैं। तो सीआरपीसी का आपका एक्ट नंबर 46 है, बीएसए का 47 है, और बीएनएस का 45 है। ये आपका हो गया रिवीजन यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं डिपेंडेंट की डेफिनेशन पे। तो डिपेंडेंट लोग कौन है यहाँ पे इन्होंने बताया है, और इसके अंदर का आपका ये क्लॉज का भी क्वेश्चन बनेगा, और ये अंदर की चीजें भी बनेंगी कि कौन लोग डिपेंडेंट होंगे। कोई और ऑप्शन दे देगा या इसमें से सब दे देगा, फिर आपको टिक करने को बोलेगा तो आप ऑल ऑफ दी अबव लगाएंगे। जैसे कि इसमें बताया है, इट मीन्स स्पाउस। ठीक है, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance। तो हमें पता है स्पाउस हर जगह होता है, चिल्ड्रन भी होता है, पेरेंट्स भी होता है। तो ब्रदर और विक्टिम्स को भी आप याद, ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी याद रखिएगा। विक्टिम के जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी डिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, जो उसके सपोर्ट पे और मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक बॉयकॉट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक बॉयकॉट। अब आप देखिए इकोनॉमिक बॉयकॉट, इसका क्या मतलब होता है कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं। अब ये चीज जो है ना, आप देखिए 4 पॉइंट्स है, इसके अंदर का आपसे पूछ सकता है कि कोई एक चीज उसने हटा दिया, ऑल ऑफ दी अबव आपसे पूछ लिया, तो आपको इसका क्लॉज भी याद रखना है, आपको इसका क्लॉज बी सी भी याद रखना है, और ये अंदर के मटेरियल्स याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज आप याद नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके लिए सेक्शन नंबर ये जो 1 2 3 याद नहीं रखेंगे, लेकिन आप इसके अंदर की डेफिनेशन याद रखेंगे कि क्या होता है, कि रिफ्यूज कर रहा है उसको डील करने के लिए कि ठीक है उससे मैं तुमसे डीलिंग नहीं करूंगा। अगर कोई भी मेंबर SC ST का है, ठीक है, कोई भी, ये पूरा एक्ट ही जो है वो ST SC कम्युनिटी को उस बचाने के लिए है, कि कोई भी उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं, बहुत तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, है ना, कि उनके साथ भेदभाव करना, उनको मंदिर में नहीं आने देना, उनको घाट का पानी नहीं पीने देना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आप उनसे इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या हो रहा है, आप उसको कैसे बॉयकॉट कर रहे हो इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिक बॉयकॉट आपका क्या होता है कि आप उनको मना कर रहे हो। बॉयकॉट का होता है बहिष्कार, बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर रहे हैं आप उसको। ठीक है, आप मना कर रहे हैं कि आप उससे कोई डील नहीं करेंगे,
आप उसको हायर नहीं करेंगे। वर्क फॉर हायर मतलब आप जैसे हम भाड़े पे लेते हैं ना, आप उन अगर वो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से, तो आप उनसे भाड़े पे उनसे काम भी नहीं करा रहे हो, उनसे आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ये इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर आ जाएगा। अब आप अगर उनको डिनाई कर रहे हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, आप उसको डिनाई कर रहे हो कि आपसे हम कोई सेवा नहीं लेंगे या आपको सेवा नहीं देंगे, हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम आपको कोई सर्विस सर्विस जैसे हम लोग सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाने का काम होता है, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो आप उसके लिए उनको डिनाई कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ क्यों डिनाई कर रहे हो? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं। फिर आप उनको रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन, ठीक है। ये आपका कॉमनली, अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगर कोई काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है हमारा, ठीक है, उस पे होना है, ठीक है, लेकिन आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसे तो नहीं होगा इस चीज में, ठीक है। कि जिस तरह से मतलब कोई भी कारोबार होता है ऑर्डिनरी, ये वाला हिंदी मीडियम वालों, आपका ये सामान्य अनुक्रम होता है, ठीक है। सामान्य अनुक्रम में सामान्यता की जाएगी, ठीक है, सामान्यता की जाएगी। दूसरा है हमारा, उसको आप एब्सटेन कर रहे हो, ठीक है, और आप उससे एब्सटेन मतलब रोकना होता है, ठीक है, आप उनको रोक रहे हो कि कोई भी प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन से आप उनको नहीं दे रहे हो कुछ भी, दैट वन वुड मेंटेन विथ अदर पर्सन, ठीक है। ये चार चीज जो है आपकी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कि आपके इकोनॉमिक बॉयकॉट में वो पांचवी चीज पूछ लेगा, वो आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, ये आपको ना थोड़ा सा खुद से आपको ये पढ़ना है, मेंस में आपको ये सारे सारे पॉइंट्स लिखने हैं और शॉर्ट में करके। तो जो चीज मैं ये बता रही हूँ ना, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। प्री में तो आप इसको कर लेंगे, मेंस में भी आपकी ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आपको एब्सटेन फ्रॉम ये इतना इतना करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स, तो इन्होंने बताया है कि जो कोड सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में आगे इस एक्ट में बताए गए हैं, तो इसको आप रीड विथ करेंगे। सेक्शन 14 का क्लॉज 1, ये है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक कोड, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपका क्लॉज का भी क्वेश्चन बनेगा और इस सेक्शन का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स क्या होंगे कि एक तो स्पेशल कोड्स होता है, हम साथ ही साथ में स्पेशल कोड्स भी पढ़ लेते हैं। तो आपको जैसे इसमें डी में दे रखा है स्पेशल कोड्स, तो स्पेशल कोड्स के लिए बोला गया है कि जो सेक्शन 14 में आगे इस एक्ट में बात करेगा, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और स्पेशल कोड क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन को ही हम स्पेशल कोड यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोड, ये आपका क्वेश्चन भी बन गया। डी भी याद रख लीजिएगा, और ये तो आपको याद रखना है, साथ में कोर्ट ऑफ सेशन भी याद रखना है। तो अब आप देखिए कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स क्या है, जो कहीं पे जैसे हर एक स्टेट में स्पेशल जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, उस कोर्ट ऑफ सेशन को हम स्पेशल कोर्ट मान के यहाँ पे SC एंड ST के जितने भी ऑफेंसेस, जो भी केस दर्ज होंगे, वो हम इस पे ट्राई करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, उसको हम स्पेशल कोर्ट मान लेंगे। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, कोई पर्टिकुलर ऐसा पार्ट है किसी स्टेट का जहाँ पे ये ऑफेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन समुदाय के प्रति, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पे बोल दिया कि ये जो स्पेशल कोर्ट है ना, इसको हम एक्सक्लूसिव स्पेशल स्पेशल कोर्ट ही मान रहे हैं। मतलब ये कोर्ट जो है सिर्फ इसी मैटर से डील करेगा, सिर्फ क्योंकि वहां पे ऑफेंसेस की तादाद, मतलब ऑफेंसेस बहुत ज्यादा वहां पे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, और बस इतनी सी चीज है कि ये 14 के क्लॉज 1 में पूछेगा और स्पेशल कोर्ट सिर्फ सेक्शन 14 में पूछेगा, ठीक है। इसके ये MCQ आपके बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BE की फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। BE में आपको याद रखना है कि जो 3 क्लॉज 1 में बता रखा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, वो जहाँ यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा है उसी को हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है हल्का सा, ठीक है। 3(1) याद रख लीजिएगा, और ये एक्ट नंबर आप याद रख लीजिएगा। सेकंड आपका मैनुअल स्केवेंजर है। मैनुअल स्केवेंजर, मैनुअल मतलब जो आप हाथ से
जो मल-मूत्र आप हटवाते हो नाले जैसे जो लोग साफ करते हैं, अब तो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन ये एक्ट हमारा 1989 का बना हुआ है और आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे कि हमारा एक्सक्यूज़ मी, ये एक्ट बना ही इस वजह से है क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस ये होते थे। इन लोगों को पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप लोग को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब इनका काम फिक्स हो गया था कि आप यही काम करेंगे, आप इस कम्युनिटी से पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं तो आपका काम ही यही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डील कर रखी है, ठीक है? कि मैनुअल स्कैवेंजर क्या होंगे कि इसकी मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? 1 के क्लॉज़ जी से लेंगे, इसका भी एक एक्ट है, ठीक है? इसका क्या एक्ट है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इसको आपको 2 के 1 क्लॉज़ जी में आपको याद रखना है 2013 के एक्ट में इसकी मीनिंग है। ये एमसीक्यू आपसे बन सकता है। यहाँ पे फॉरेस्ट वाले में आपके 3 क्लॉज 1 से बन सकता है, ठीक? नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्या माना जाएगा? जो आईपीसी का आपका सेक्शन 21 था पब्लिक सर्वेंट, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछ लेगा और पब्लिक सर्वेंट अब बीएनएस में कहाँ पे डिफाइंड है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आप लोगों के होमवर्क है। इस बार ना मैं आपके पुराने एक्ट्स के साथ आपके न्यू एक्ट्स लेके नहीं आई हूँ कि आप लोग पहले इस पे होमवर्क करिए और जब मैं इसके एमसीक्यूज करवाऊंगी बाद में या आपको एमसीक्यूज दूंगी फ्री वाले जो भी रहेंगे मटेरियल उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस देखूंगी और इसमें किसी के गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? अब आप देखिए पब्लिक सर्वेंट मैंने आपको बता दिया। अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है? ये सी में है, ये आपका क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, ओके? तो शेड्यूल कास्ट कहाँ पे डिफाइंड है? आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 24 में। शेड्यूल कास्ट 24 में है, शेड्यूल ट्राइब्स 25 में है। ये आपका एमसीक्यू बनेगा, इस क्लॉज से एमसीक्यूज बनेगा। आर्टिकल 366 का कौन सा है और एक आपका सी से बनेगा। नेक्स्ट हमने डी देख ही लिया है, ठीक है? कि स्पेशल कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन होता है जो सेक्शन 14 में स्टैब्लिश है। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? बस आप ये देख लीजिए कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका सेक्शन 15 में है, ठीक है? इट means a public prosecutor specified as a special public prosecutor or an advocate referred in section 15। ये आपको याद रखना है। अब शेड्यूल का क्या मतलब है? जो शेड्यूल इस एक्ट में एकदम लास्ट में शेड्यूल दिया है जिसमें ऑफेंसेस की बात कर रहा है और पनिशमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये एक्ट में दे रखा है। आपसे ये पूछ सकता है शेड्यूल से कि इसमें शेड्यूल है कि नहीं है या कितने शेड्यूल्स हैं, तो ये आपकी इस चीज से इतना आपको याद रखना है। अब ई भी आप देख लीजिए कि सोशल बॉयकॉट क्या होता है। हमने इकोनॉमिक देख लिया, इकोनॉमिक ने आपने 4 टाइप्स देख लिए, ठीक है? 4 टाइप्स देख लिए कि आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है? आप उससे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए वो कर रहे हो, आप उसको एब्सटेन कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपको अंदर की वन लाइनर आपको याद रख लेनी है। अब सोशल बॉयकॉट क्या है? कि आप रिफ्यूज कर रहे हो टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू दोज पर्सन or receive him any customary service or abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others। बस इसको आपको याद रखना है, ई बी में है। और सोशल बॉयकॉट बस यही है कि हम जैसे आपस में आस पड़ोस में सब लोग आपस में अच्छे से, जैसे हम गांव में रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं तो मिलजुल के रहते हैं, खाने का आदान प्रदान होता है, फंक्शंस में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर इन कम्युनिटी से आप किसी को नहीं बुला रहे हैं, ठीक है? आप उनके साथ कोई भी रिचुअल्स वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और उनको आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये आपका सोशल बॉयकॉट के अंदर आ जाएगा। बस आपको इस पे क्लॉज याद रखना है, अंदर की चीज नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि विक्टिम कौन होगा, ठीक है? विक्टिम कौन होगा इसमें? विक्टिम वही लोग होंगे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, जिसकी डेफिनेशन 24 और 25 आर्टिकल 366 में दे रखी है। और जिन लोगों ने अंडर क्लॉज 21C, ठीक है, जो हमने इसी की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, इसके अंदर। और साथ में पहले तो शेड्यूल कास्ट की इन्होंने बता दी कि कहाँ पे है ये, और जिन्होंने सफर या एक्सपीरियंस करा है क्या, ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, इमोशनल हार्म और मॉनेटरी हार्म, और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, ठीक है? harm to his property as a result of commission of any offense under this act and includes
इंक्लूड कौन कौन हो रहा है, उसके रिलेटिव्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, लीगल गार्डियन भी हो रहे हैं और लीगल हेयर्स भी हो रहे हैं। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा ई सी से कि क्लॉज किसमें विक्टिम डिफाइन है और विक्टिम का क्या क्या तरीके से मतलब उसको हार्म हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछ लेगा कि मॉनेटरी हार्म माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, या उसमें उसकी प्रॉपर्टी का हार्म इसमें माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, या फिजिकल मेंटल, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इससे आपका एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, ये चीज आप मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा आपको इसमें आगे भी। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज जब आप करेंगे तो आपका ये देखिए आपको एक्ट प्रोवाइड कर रखा है मैंने पीडीएफ में एमसीक्यूज, इसको आप करिएगा एक बार। ठीक है, और इसमें विक्टिम में हमेशा उसके रिलेटिव भी इंक्लूड होंगे, ये भी क्वेश्चन बनेगा, उसका लीगल गार्डियन भी इंक्लूड होगा और उसका लीगल एयर भी इंक्लूड होगा। फोर्थ ऑप्शन में आपसे कुछ और पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है इसमें। अब आप देखिए ईडी में, इसमें विटनेस की बात कर रहा है कि विटनेस कौन होता है, इसका क्लॉज नहीं पूछेगा। विटनेस का आपको पता होना चाहिए कि विटनेस कौन है। जिस भी पर्सन के पास एक्वेंटेड है, मतलब वो जानकार है, उसके पास है, पोजेस कर रहा है किसी भी फैक्ट्स को और सरकमस्टांसेस को, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या उसके पास कोई नॉलेज है जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए। ठीक है, कि कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है उसमें, एंड हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव, या उसको आगे देना पड़ सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करना पड़े इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में, और इंक्लूड्स विक्टिम ऑफ सच ऑफेंसेस। अब ये विटनेस कौन लोग होते हैं, मान लीजिए कोई एक ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है किसी कम्युनिटी हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब ये हुआ है पब्लिक प्लेस पे, ये लोग हैं सारे, यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं सारे, तो जो देख रहे हैं ये सारे विटनेस हो गए, ये सारे लोग जो हैं ये सब विटनेस हैं। अब इसने बोला है कि पहले तो ये जो विटनेस है इसमें ये जो विक्टिम है ये भी विटनेस हो सकता है, ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि विक्टिम भी विटनेस का अंदर आएगा। अब ये विटनेस जो साथ में क्या बोल रखा है कि जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जब ये देख रहे हैं, आप एक ये पर्सन देख रहे हैं तो इनके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या हुआ, उनको पता है कि क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस थे वहां पे, उनको पास नॉलेज भी हुई है कि क्या है। अब इन सब चीज को हमें किस में काम में लाएंगे, हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को लेंगे, हम इंक्वायरी में इसका काम करेंगे, हम ट्रायल में करेंगे इसका। ठीक है, ये लोग स्टेटमेंट देंगे, ये लोग कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को, तो ये हो गया विटनेस की चीजें। ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इजी बनाएं इसको, बहुत ज्यादा हम लोग अंदर, जैसे मैं इस तरह से समझा दूं और आप मेन मेन चीजों को जो आपको याद रखनी है उस पे फोकस करें। ठीक है, ना कि स्टोरी पे इनकी बहुत ज्यादा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, इस एक्ट में, जैसे जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी इसको दोबारा ले लूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, या कुछ इसमें एमसीक्यूज लेकर आ जाऊं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब हमारा एफ क्लॉज जो है, इसमें हमें सब जगह यही पता है कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हुए हैं लेकिन किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं हुए हैं, मतलब इस एक्ट में डिफाइन नहीं हुए हैं, तो वो क्या माने जाएंगे। तो वो आईपीसी के साथ आपको पढ़ना है पहला, जिसमें आप बीएनएस लिख लीजिए, एविडेंस के साथ पढ़ना है सेकंड, और सीआरपीसी के साथ पढ़ना है थर्ड। अब हमने इससे पहले जो भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ा है, पॉक्सो पढ़ा है, ठीक है, हमें सबका पता है कि इसमें कुछ ना कुछ इन लोग ने बता रखा है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो इसमें अगर डिफाइन नहीं हुए हैं तो हमें किस एक्ट से लेना है। तो यहाँ पे आप एक जगह चार्ट जब बनाएंगे एकदम लास्ट में, तो आप सबके लिख लेंगे, इसका यहाँ पे लिख लेंगे कि कितनी डेफिनेशंस है, कहाँ से कहाँ तक डेफिनेशंस है, इसको किसके साथ रीड विथ करना है। ऐसे ही आप पॉक्सो का बना लेंगे कि कितने डेफिनेशंस है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने सेक्शंस है, इनकी पनिशमेंट क्या है। ऐसे करके आप एकदम जब रिविजन करने बैठेंगे, या अभी से ही आप एक अलग से पार्टीशन कर लीजिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट से था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट से था। सेक्शन 2 हमारी डेफिनेशन थी ए से लेके एफ तक। ठीक है, जिसमें हमने ए में एट्रोसिटीज पढ़ा था, ए से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, एट्रोसिटीज को हमने सेक्शन 3 में बोल दिया था, जो ये बात कर रहा है। ठीक है, एट्रोसिटीज के बाद हमने कोड पढ़ा था, कोड ने कहा था हमें कि आप सीआरपीसी में जाइए कोड के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट कौन होंगे,
तो डिपेंडेंट हमने बता दिया था कि हमें हमें पता है कि स्पाउस होता है, चिल्ड्रन होते हैं डिपेंडेंट और पेरेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी ऐड कर दिया था डिपेंडेंट में, जो इसके ऊपर पार्शियली या होली डिपेंडेंट है मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए। ये हमने डिपेंडेंट की डेफिनेशन का हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या होता है। इकोनॉमिक बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना इकोनॉमिकली, कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हैं, आप उसको सर्विस देने के लिए मना कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पेमेंट ले ली, ठीक है, अब मैं मना कर रही हूँ कि आप इस, मुझे तो पता लगा आप इस कम्युनिटी से हैं, मैं आपको टेस्ट सीरीज नहीं दूंगी, ठीक है। आप उनसे मना कर रहे हैं, कोई भी आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर उससे आ रहे हैं, किसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, ठीक। तो इकोनॉमिकली ये चीज हो गई आपकी, ठीक है, मतलब आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक रूप से उनको बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सोशल बॉयकॉट। सोशल का मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आस पड़ोस की चीजें आप अपने मान ले लीजिए कि आप अपने पड़ोसियों से सब चीज बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी और सब चीज में आते हैं जाते हैं, घर में पूजा होती है, बुलाते हैं सब चीज, लेकिन आप सोशली उनको, सामाजिक तौर पे उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सोशल बॉयकॉट हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है, इसमें हमने हमने इसमें दो कोट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि स्पेशल कोर्ट होगा, एक हमने पढ़ा था कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होगा आपका। स्पेशल कोर्ट हमने सेक्शन 14 में पढ़ा है, और स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट जो है आपका सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में है। स्पेशल कोर्ट्स आपके कोर्ट ऑफ सेशन ही होते हैं, और ये भी आपका कोर्ट ऑफ सेशन ही होता है, बट आपको एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे आपके केसेस, एफआईआर और सारे कंप्लेंट्स जो है इस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको हमने एक्सक्लूसिव कर दिया कि ये आप इसी से ही डील करेंगे, ठीक है। आप इसके सेक्शंस देख सकते हैं, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आपका नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि फॉरेस्ट राइट का पढ़ा था एक हमने, कि फॉरेस्ट राइट का क्या होगा, हमने शायद इसका पढ़ा था 3 का क्लॉज 1 पढ़ा था, और एक्ट नंबर 2006 था। फॉरेस्ट राइट के बाद हमने एक पढ़ा था कि मैनुअल स्केवेंजर्स का पढ़ा था, जो हाथ से मल उठाते हैं, ठीक है। तो उस चीज का बता दिया था 2(1) के जी में, और ये एक्ट नंबर आई थिंक ये 2013 था आप लोगों का। तो ये दो चीज हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में। फिर हमने एक डेफिनेशन आपकी पब्लिक सर्वेंट की पढ़ी थी। पब्लिक सर्वेंट में इन्होंने कहा था 21 ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पे आप बीएनएस का लिख लीजिएगा कि क्या होगा। ओके, फिर हमने पढ़ा था इसमें एक, देखिए आपका रिवीजन ऐसे ही होगा, आप लोग पूरा एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश मत करा करिए, आप लोग चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करिए, है ना। सेक्शन वाइज उसको बार बार आप रिवीजन करिए, कि चैप्टर 2 में जाने से पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, दोबारा माइंड में रिकॉल कर लीजिए। हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन इन्होंने बताई कि आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट 24 क्लॉज में, शेड्यूल टाइप 25 में है। हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ऑलमोस्ट हमने चीजें एक विटनेस, हाँ, विक्टिम और विटनेस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने हमें ये पता है कि विक्टिम कौन है, जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। विक्टिम यही लोग होंगे, ये लोग ही विक्टिम है, ठीक, विक्टिम। ओके, फिर हमने पढ़ा था एक विटनेस। विटनेस में हमने ये पढ़ा था कि जो लोग के पास पोजेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जिसको हमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल में ये लोग यूज करेंगे, और विक्टिम में विटनेस की डेफिनेशन में विक्टिम भी इंक्लूड होगा। ये आपके मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको बता दिए, इसमें क्लॉजेज आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको किसके साथ रीड विट करना है ये मैंने बता दिया था, आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी के साथ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक्ट नंबर भी आपको पता है 45, 46, 47। अब हमें ये देखना है नेक्स्ट, अब हम आ गए अपने चैप्टर 2 में। ओके, चैप्टर 2 की ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक, अत्याचार के अपराध। यही आपकी पारिभाषिक शब्दावली में भी यही आ जाएगा कि ये क्या है, ऑफेंसेस अपराध हो गया। एट्रोसिटीज क्या होती हैं, जो भी आप अत्याचार करते हैं ना, अत्याचार, ठीक। तो सेक्शन 3 आपके दो क्लॉज में है, ठीक है। क्लॉज 1 जो है इसमें आपके बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे, क्लॉज 1 जो है आपका बहुत लेंदी है, यहाँ जेड सी तक है क्लॉज 1, ठीक। और क्लॉज 2 में आपकी डेफिनेशन वो है, पनिशमेंट्स है सारी, ये सारी पनिशमेंट्स है क्लॉज 2 में आपके, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि इसमें ज़ेड सी तक है तो आपको कैसे याद रखना है। आपको अंदर के क्लॉजेज़ इसमें याद नहीं रखने हैं। आपको बेयर जो इसके अंदर चीज़ें बता रखी हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए। मान लीजिए एमसीक्यूज़ में इसने आपसे 4 चीज़ 3 चीज़ पूछी और चौथी कुछ और चीज़ पूछ रही है, ठीक है? या इसी के अंदर की कोई चीज़ पूछ ली, तो आपको इसके अंदर के ये क्लॉजेज़ याद नहीं रखने हैं, ओके? आपको इसको बस 1 बार 2 बार इसको रीडिंग देनी है साथ में, बस और कुछ नहीं। तो पहला आपका ये बोलता है कि अगर कोई 1 मिनट। हुँ। पहला आपका ये बोल रहा है जैसे मैंने जिस तरह से याद किया था कि इसमें ये पुट कर रहा है, मतलब ये रख मुँह के अंदर आपके डाल रहा है कोई भी इनएडिबल मतलब जो खाने वाली चीज़ नहीं होती है, अखाद्य होता है और एबनॉक्सियस क्या होता है, जो ज़हरीले पदार्थ होते हैं, ठीक है? तो आपका अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके इसमें विक्टिम कौन है? सबको पता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, ठीक? तो उनके ये मुँह में ऐसा कोई सब पदार्थ डाल रहा है मुँह के अंदर या उनको फ़ोर्स कर रहा है। अब आप ना इस चीज़ को मैंने क्या किया था जब पढ़ा था तो मैंने पिक्चराइज़ कर लिए थे अपने माइंड में एक स्टोरी बना ली थी कि इसने पहले उसके मुँह में डाला, ठीक? मतलब एक जो ए पर्सन है वो क्राइम कर रहा है एससी एंड एसटी के अगेंस्ट, ठीक? तो उसके हम मैंने ये चीज़ वो करी थी कि वो कितना ज़्यादा वो अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर। पहला उसने उसके मुँह के अंदर डाल दी ये चीज़, दूसरा मैंने कहा फिर उसने डंप कर दिया, उसको उससे मन नहीं भरा, ठीक? तो इस तरह से मैंने इस चीज़ को एक स्टोरी की तरह याद कर ली थी, तो मेरे को ये सब चीज़ें याद हो गई थी मेंस में भी क्लॉज़ वाइज़ लिखने के लिए। ठीक, तो आपको एक स्टोरी की तरह जहाँ आपको प्रॉब्लम आए तो अपने माइंड में हर कोई कुछ भी स्टोरी जैसे मैंने क्योंकि 1-2 मूवीज़ देखी थी, एक मैंने असुरन देखी थी जो उसकी थी धनुष की साउथ की मूवी है ना? और एक देवदासी भी, तो ये सारी मूवीज़ जैसे मैं थोड़ी ऐसी मूवीज़ को प्रेफ़र करती हूँ सोशली जो होती है जिससे कुछ हमें पता लगे कि क्या चीज़ लोग सफ़र करे हैं अपने-अपने फ़ील्ड में। तो मैंने उस मूवीज़ को लेके मैं पिक्चराइज़ कर लेती थी, ठीक है? तो आप लोग को ऐसे फ़ायदा होगा, याद होंगी चीज़ें क्योंकि हम कितना भी रट लें तो सेक्शंस हमें रटने हैं, क्लॉज़ेज़ हमें रटने हैं, तो जो चीज़ हम स्टोरी की तरह कर सकते हैं माइंड में, तो हमें अपने माइंड में पिक्चर लेके चलना है। तो पहले वो पुट कर रहा है, ठीक है? उसके माउथ में, ठीक? दूसरे में वो डंप कर रहा है एक्सक्रीटा, सीवेज या कैरकास मतलब ये मल-मूत्र होते हैं, मल-मूत्र को, मल को, कारकास आपको याद रखना है जो पशु की डेड बॉडीज़ होती है ना, डेड एनिमल्स, ठीक है? डेड एनिमल्स को या अदर उसको, ठीक है? विषैले पदार्थ को, ठीक? वो कहाँ कर रहा है वो डंप कहाँ कर रहा है? डंप मतलब हम कहते हैं ना कूड़ा डंप कर दो, मतलब फेंकना कहीं पे, तो उनके प्रीमाइसेस में, विक्टिम्स के घर में, ठीक है? या उनके एंट्रेंस पे, ठीक है? उनके एंट्रेंस पे, ठीक? उनके घर के। तीसरे में वो क्या कर रहा है, वो उसका इंटेंशन है तीसरे में कि वो इंजरी करे, वो उसको इंसल्ट करे या उसको अनॉय करे वो विक्टिम को और उस इंटेंशन के साथ कि इंजरी होगी उसको या उसका इंसल्ट होगा या वो उससे चिढ़ेगा, उस इंटेंशन के साथ अब वो ये कर रहा है। ठीक है? उसके साथ वो ये सारी चीज़ें कर रहा है जो उसने बी क्लॉज़ में करी है ऊपर, ठीक? ये चीज़ इतनी ही वो है आपकी डिफरेंस, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ये 3 चीज़ें। अब उसका इससे भी मन नहीं भर रहा है तो वो माला लेके उसको उसकी जूते-चप्पल की माला लेके उसको पहना रहा है या उसको परेड करा रहा है, ठीक है? नेकेड या सेमी नेकेड मतलब नग्न या अर्धनग्न में, ठीक? विक्टिम हमारे सब में यही लोग हैं। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो फ़ोर्सिबली मतलब बलपूर्वक वो क्या कर रहा है उनको कि उनके कपड़े उतार रहा है, उनको गंजा करना होता है, ठीक है? बहुत सारी मूवीज़ में आपने एक चीज़ देखी होगी उनके होता है कि मूंछें मुड़वा दी, उनका फेस पेंट कर दिया, उनकी बॉडी कर दिया, कुछ ऐसे काम कर दिए जो डेरोगेटरी है ह्यूमन डिग्निटी के साथ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, होती आई हैं, बहुत सारी मूवीज़ को ही आप लोग आपको याद भी होंगी, देखी होंगी सबने। फिर वो क्या कर रहा है कि रॉन्गफुली अब ये आ गया है यहाँ पे प्रॉपर्टी पे, ठीक? यहाँ से आप देखिए 2 क्लॉज़ ये जो हैं ये प्रॉपर्टी पे आ रहा है वो। उसने पहले इन ह्यूमन नेचर का तो एक्ट कर दिया उसने कि उसने उसको मुँह में जानबूझ के डाल दिया, फिर उसने उसके पहले वो माउथ में जानबूझ के डाल रहा है, फिर वो उसके प्रीमाइसेस में डाल रहा है, उसको उससे भी मन नहीं भर रहा है, ठीक है? तो वो उन्हीं को ही कि भैया उससे उनकी इसका इंटेंशन ही ये है कि ऐसा करने से उनको इंसल्ट हो, अनॉय हो, इंजरी हो, तब वो
कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हमने एक ये पढ़ा कि क्या कहते हैं, एक मिनट, फिर वो क्या कर रहा है, वो जूते चप्पल की माला पहना रहा है उसको, माला पहना रहा है उसको, परेड करवा रहा है, ठीक है। और उससे उसका मन नहीं भर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो उसको गंजा करने का काम और ये सारी चीजें। अब फिफ्थ में हम देख रहे हैं, अब इसका इससे फिफ्थ वाली चीजों से उसने मेंटली जितना टॉर्चर करना था कर लिया। अब यहाँ से अब वो उसकी प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, अब उसको प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है उसका, कि वो जो रॉन्गफुली उसको ऑक्यूपाई कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी पे जो लैंड है उस पे खेती कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है। ठीक है, जो उस कम्युनिटी के लोग ओन करते हैं या उसके जो पोजेशन में है, या उसको गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखी हैं चीजें। ठीक है, या उसको कोई भी कॉम्पिटेंट या मतलब जो होता है एसडीएम और ये लोग अलॉट करते हैं उन सारी चीजों को, उसको उसने खुद जबरदस्ती उस पे कब्जा कर लिया और उस पे वो अब उसको खेती करने लग गया है, या उसने वो लैंड जो है जबरदस्ती अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने काम करना शुरू कर दिया। अब उसको क्या कर रहा है कि अब उसको कब्जा खुद कर लिया है इसने, इसमें ऑक्यूपाई कर लिया है इसने, एफ क्लॉज में उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जी में क्या कर रहा है, वो उसको हटा रहा है, डिस्पोजेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसी के लैंड से हटा रहा है, उसके घर से हटा रहा है। या वो कोई प्रॉपर्टी कहीं पे कोई राइट एंजॉय कर रहा था, मान लो किसी पार्ट में वो खेलने के लिए वो लोग यूज कर रहे थे, या ग्राउंड की तरह यूज कर रहे थे, या वो वहां पे कुछ अपना साग भाजी लगा रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे वो राइट, वहां से उसने ले लिया। कहीं फॉरेस्ट पे वो जाके अपना वो जो होता है फल फ्रूट्स और ये सब अपना बीनना या लकड़ी बीनना, गाय उनको खिलाने के लिए गाय बकरी को, वो उसको उससे वहां से हटा रहे हैं। ठीक है, ओवर एनी लैंड प्रीमाइजेस, वाटर से हटा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके क्रॉप, ये चीज इतनी है बस, बहुत ज्यादा डीप में इसके है नहीं। दो बार आपको रीडिंग देनी है बस। ठीक है, अभी आप जब भी लेक्चर देखेंगे उसके बाद आप बेयर एक्ट को दोबारा पढ़िएगा, इसके बाद आप कल या परसों दोबारा इसको एक बार बेयर एक्ट को पूरे पढ़ लीजिएगा, फिर हम सीधे रिवीजन टाइम पे बाकी आप जो कर रहे होंगे फिर आप उस पे आप लग के फिर इसको रिवीजन टाइम पे हम दोबारा एक एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब एमसीक्यूज लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आप कोई लेक्चर लेते हैं, किसी भी टीचर का लेक्चर लेते हैं, मेरा लेक्चर लेते हैं, तो आपके पास टेलीग्राम पे मटेरियल्स हैं, पीडीएफ है, आप उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना और डीप में पढ़ने की जरूरत है या आपके माइंड ने कितना रिटेन किया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका यही होता है। अब इसने एक्सप्लेनेशन में ये बोल रखा है कि एक्सप्लेनेशन में कि रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है, जो हम कह रहे हैं ना कि गलत तरीके से उसको कर दिया, रॉन्गफुली की डेफिनेशन में आता है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है रॉन्गफुली में, कि पर्सन की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट द विल, फिर पर्सन की सहमति के बिना, अगेंस्ट दी या विदाउट पर्सन कंसेंट। ठीक, तीसरा बोल रहा है कि पर्सन की कंसेंट तो ली है उसने, अनुमति तो ली है, लेकिन वो अनुमति उसने कैसे प्राप्त करी है, ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दैट पर्सन, उस पर्सन को उसने या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को जो उसमें वो इंटरेस्टेड है उसको बोला है कि भाई मैं तुम्हें, या तो डेथ कॉज होगी या तुम्हें हर्ट होगा, तुमको होगा या तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, या तुम्हारे जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ठीक, ये भी उसमें रॉन्गफुली में आएगा। और दूसरा की फैब्रिकेट रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड को ही जाली वो कर दिया, जो लैंड है वो जाली अपने नाम पे कर लिया है, या एक्सक्यूज मी उसको उसने सिग्नेचर जाली कर लिया। ठीक, तो ये आपका एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, चांसेस हैं पूरे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा कि मेक्स अ मेंबर, मतलब ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को वो बेगार, मतलब बेगार जो होता है बेगार वाले काम करवाना, मतलब आ, वो क्या कहते हैं, फोर्सफुली काम करवाना, बेगार कहते हैं उसको, या फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर, या कंपलसरी सर्विस की पब्लिक सर्विस तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ये सारी चीजें आपको बस ना एक एक बार पढ़नी है। या कंपेल करता है कि तुम डिस्पोज करो किसी भी ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को, तुम गड्ढा खोदो वो दफनाने वाला तुम ही करोगे। या वो क्या कहता है कि आप ही मैनुअल्स के, आप ही वो मलमूत्र उठाओगे, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर उससे हो। तो ये बात फिर करता है कि आपको परफॉर्म या ये करना है, ये है देवदासी को लेके। ठीक है, देवदासी को लेके एक मूवी थी, शायद नानी की मूवी थी, नानी और साई पल्लवी की। तो देवदासी को आपका कॉन्सेप्ट ये होता था कि पहले के टाइम पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो होते थे उनको मंदिर में उनकी लड़कियों को, जिनकी एज अभी बहुत मतलब नाबालिग होती थी, ठीक है, अंडर एज जो होती थी, वो लोग वो बोला जाता था पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को कि आप अपनी बेटियों को, आपका ये धर्म है, आपका ये काम है कि आप
इनको मंदिर में दान करेंगे और ये आज के बाद मंदिर के सारे काम करेंगी और भगवान की पाठ पूजा साफ सफाई सारी चीज ये करेंगी। तो देव की दासी कर दिया उनको, ठीक है। उसके बाद क्या करने लगे, धीरे धीरे उनको उनकी शादी वादी कुछ नहीं होगी, आपने समर्पित कर दिया भगवान के प्रति इनको, ठीक है, क्योंकि आपका ये काम है, क्योंकि आप इस चीज से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर थोप दी गई ये चीज। और धीरे धीरे जो पंडित पुजारी प्रीस्ट होते थे उन लोग ने उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज करना तो ऑलरेडी अपने आप में मतलब आप ये वो कर देना इनह्यूमन है कि आप भगवान के प्रति आप समर्पित आपको करना पड़ेगा। तो मेंटली तो टॉर्चर कर रहे हो आप, फिर आप सेक्सुअली भी करने लगे, तो ये देवदासी वाली चीजें या आप ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप मंदिर, ये सारी चीजें भी वो है। फिर आप उनको फोर्स कर रहे हो या उनको इंटिमिडेट कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो किस चीज से, ये आपका अंदर का पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वोट से रिलेटेड है, ठीक है। कि आप उनको बोल रहे हो कि तुम वोट इसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को दो, या आप कह रहे हो कि आप वोट मत दो, ठीक है, या इस तरीके से वोट दो। अब जिस तरीके से लॉ ने प्रोवाइडेड किया है, वो लोग हर मेंबर हर किसी के लिए इलेक्शंस और सब चीज के इक्वल राइट्स हैं, लेकिन आप इन कम्युनिटी को बोल रहे हो ऐसे नहीं करना है। आप इन कम्युनिटी को बोल रहे हो आप नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हो, या आप अपना नॉमिनेशन को विड्रॉ करो, ठीक है। फिर आप उनको बोल रहे हो कि आप अपना नाम प्रपोज मत करो, या आप सेकंड नॉमिनेशन मत दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इलेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कि आप उनको फोर्स कर रहे हो या इंटिमिडेट कर रहे हो या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हु इज अ मेंबर, मेंबर है कोई या चेयरपर्सन है किसका, जो हमारा पंचायती राज और ये म्यूनिसिपैलिटी है, आपको पता है इसमें रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन आ चुका है एससी एसटी एंड वुमेन सबके लिए। तो जब इन कम्युनिटी का कोई इसमें मेंबर बन चुका है, ठीक है, आपके पंचायत का, आपके उसका म्यूनिसिपैलिटी का कोई मेंबर बन चुका है या कोई चेयरपर्सन बन चुका है, अब आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि ये काम हम तेरा नहीं सुनेंगे या तू ये कर ऐसे कर, ठीक है। या वो क्या कर रहा है कि जब पोल हो गया है, आफ्टर दी पोल वो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या असॉल्ट कर रहा है या उसको थ्रेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि हम तेरे को सोशली या इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, या हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि तू ये पब्लिक सर्विस जो तेरे पास, तेरे को जो पब्लिक सर्विस मिलनी चाहिए हम तुझे वो नहीं देंगे, ठीक है। आफ्टर पोल आप ऐसा कर रहे हो, मान लो सबको बोला था कि इस पर्टिकुलर उनको आप वोट करो, तो वहां के लोगों ने नहीं किया, तो आप उनके साथ फिर ऐसी चीजें कर रहे हो, ठीक है, कि अब हम तेरे को मारेंगे, तूने वोट क्यों नहीं दिया ठाकुर साहब को, या जो भी है, ऐसे करके अपना स्टोरी बनाते रहिए। दूसरा है आपका कि कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ मेंबर फॉर हैविंग, अगर आपने किसी को बोला था कि इसको वोट करना है या नहीं वोट करना है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, और उस पे फिर आप उसको उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक, ये सारे इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या ऑफेंसेस हो रहे हैं, कितने तरीके से लोग इनको प्रताड़ित करते थे, ठीक है, वो चीज कवर करी गई है इसमें। आप कोई फॉल्स या मेलिशियस या वेक्सेशियस सूट या क्रिमिनल या अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट आप ये फाइल कर रहे हो, ठीक है, उनको उनके अगेंस्ट आपने फाइल कर दी, या आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, और ये चीज उनको अनॉय करने के लिए किसी मेंबर को, होता है ना कि गुटबाजी कर ली और गुटबाजी करके वो करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो पर इस कास्ट से है, ये हमसे ज्यादा, इसके पास गाड़ी कैसे है, इसके पास घोड़े कैसे हैं, ये कैसे तरक्की कर रहा है, तो जाके उसके अगेंस्ट आपने वो केस दर्ज करा दिया। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसको आप पढ़िए, फिर उसको हिंदी में आप अपने माइंड में लेके अपने आस पड़ोस में, या हमने भी सुनी है चीजें मूवीज में देखी है, उससे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर वो आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो उस मेंबर को, कहाँ पे कर रहे हो आप, पब्लिक प्लेस में कर रहे हो ताकि लोग देख सके जो आप कर रहे हो, ठीक। फिर आप उसको अब्यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी मेंबर को कहाँ पे कर रहे हो, कि पब्लिक प्लेस में कर रहे हो जहाँ की सारी पब्लिक उसको देखे देखे आपको कि आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। या आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आप उनको किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो या कुछ कर रहे हो जो उनके लिए हाईली स्टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, या उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट, इस कम्युनिटी के लिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कोई बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ये पीवाईक्यू में आपसे ये पूछ लेगा ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि स्टैच्यू हो सकती है उनकी कोई पर्टिकुलर,
उनकी कोई फोटोग्राफ हो सकती है, जैसे बाबा साहेब की फोटोग्राफ है, पोर्ट्रेट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंडर आएगी, इसीलिए ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप किसी लिखित तरीके से बोलने से या अपने साइन से कि लोगों को विजिबल दिख सके, ठीक है, आप उसमें उनके बीच में आप एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट आप फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि इनको ऐसे मारो, इनको ऐसे करो या ये करना चाहिए, ठीक, ये सब चीज भी ये एक ऑफेंस है, ठीक है, जो लोग भी ऐसा करते हैं आप उनको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें ऑफेंस है, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसे आज की डेट में कर रहे हैं। ये एक्ट आया है 1989 में, तो उससे पहले भी ये सारी चीजें चल रही थी, आजादी के टाइम से भी ये सारी चीजें चल रही थी, और अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी ये सारे ऑफेंसेस और लोगों की सोच नहीं बदली है। अगर आपको ये पता हो कि आप इससे बिलोंग करते हैं और आपके साथ कोई ये करता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑफेंस है, तुमको जेल होगी। हम तो देखते हैं अपने आसपास ये सारी चीजें, लोगों की मानसिकता नहीं बदली है बिल्कुल भी। और मानसिकता ठीक है, बड़े लोग जो अपने 60+ में है उनकी मानसिकता ठीक है अगर नहीं बदली है तो, लेकिन जो हम अपनी एज में हैं, जो आपके 20 से 30 की एज में हैं लोग, ठीक है, जो अपने 40s के एज में हैं, अगर उन लोगों की ये सोच है तो बहुत गलत सोच है, उनको ये सोच अपनी बदलनी चाहिए। और अगर हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, अगर आपने इस नज़रिए से कभी नहीं पढ़ा है, तो आपका भी ये काम बनता है कि अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, तो आप उसका पार्ट मत बनिए, क्योंकि हम बड़े लोगों को इतना तो सबके अगेंस्ट नहीं समझा सकते हैं, ये हमने करके देख लिया है, लेकिन उसका हम अपने साइड से हम पार्ट ना बने और आने वाली जनरेशन को हम ये चीज़ बोलें कि आप ये चीज़ इनह्यूमन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप किसी वुमेन को टच कर रहे हो, आपको पता है इंटेंशनली टच कर रहे हो कि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप और आपके पास इस चीज की नॉलेज भी है, तब भी आप उस वुमेन को सेक्सुअल नेचर से टच कर रहे हैं और बिना उसकी कंसेंट के, ठीक। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्ट या जेस्चर यूज कर रहे हैं सेक्सुअल नेचर का वुमेन के प्रति, आपको पता है कि वो इस पर्टिकुलर ट्राइब से या कास्ट से बिलोंग करती है, उसके बाद भी ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेंट का इन्होंने बता रखा है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है कि एक अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है व्हेन द पर्सन बाय वर्ड, जेस्चर और एनी फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगली। ये बस आपको एक बार रीडिंग दे देनी है, बेयर रीडिंग, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या बात कर रहा है, ये डब्ल्यू के क्लॉजेज है ना, ये जो डब्ल्यू हम जो वुमेन वाला बात कर रहे हैं ना, तो डब्ल्यू में पहले आप इंटेंशनली उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है वो इस उससे बिना उसके कंसेंट के। दूसरे में आप कोई वर्ड और ये सब चीज भी यूज कर रहे हैं सेक्सुअल नेचर का उसको, और आपको पता है। फिर प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइजो, कि वुमेन बिलोंगिंग टू हु डज नॉट ऑफर फिजिकल रेसिस्टेंस टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर इज नॉट बाय रीजन ऑफ ओनली दैट फैक्ट। अब अगर मान लो कि कोई वुमेन उस आपको रोक नहीं रही है ऐसा करने से, ठीक है, ये वाली जो वुमेन्स हैं, ठीक, जो कास्ट और ट्राइब वाली जो वुमेन है, वो आपको करने से ऐसा रोक नहीं रही है, ठीक है, फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कंसेंट दे दी है, ठीक। कई जगह हमने देखा है कि वो लोग ऐसे करते हैं, अगर वो रेसिस्ट करेंगी तो मार देंगे उनको। तो अब आप ये चीज तो नहीं बोलोगे कि भैया मैं, मतलब उसका मतलब उसने कंसेंट दी है, लड़की ने कंसेंट नहीं दी है, ठीक है, अगर वो फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये बोला है कि साथ में वुमेन की सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है, ऑफेंडर जिसने ये कृत किया उसके साथ की भी अगर कोई सेक्सुअल हिस्ट्री है, उसका मतलब भी ये नहीं माना जाएगा कि उसने कंसेंट दी थी, ठीक है। ये चीज आपको याद, बस ये डब्लू वाला आपको ना अंदर का मैटर याद रख लेना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इतना नहीं भी याद रखेंगे, ये अंदर की चीजें याद रख लेनी है, इससे एमसीक्यू बन सकता है आपका। दूसरा, आप करप्ट कर रहे हैं या फाउल कर रहे हैं, करप्ट मतलब आप दूषित कर रहे हैं किसी पानी के रिसोर्सेज को, आप उसको गंदा कर रहे हैं, किसको, पानी के उसको, जितने भी रिसोर्सेज है, स्प्रिंग है, रेजर्वोयर है या अदर सोर्स है जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये लोग यहीं से ही पानी उठाते हैं, यहीं का ही पानी यूज करते हैं, तो आपने जानबूझ के जाके उसमें गंदी चीजें फैला दी, उसमें आपने कोई केमिकल डाल दिया, आपने उसमें कुछ जानवर मार के ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो ये चीज की बात कर रहा है। दूसरा, अगर आप डिनाई कर रहे हो कोई भी, अगर मेंबर की कोई कस्टमरी राइट है कि वो उस रिजॉर्ट में जाएं,
ठीक है, तो आप उनको जाने के लिए रोक रहे हो कि तू ये इस शादी के हॉल में तुम्हारे घर की शादी नहीं हो सकती। ठीक है, एक मूवी मैंने देखी थी जिसमें ये चीज थी कि वो लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हॉर्स होता है ना उस पे बैठ के अपनी बारात लेके लड़के नहीं जा सकते थे। तो एक लड़के ने उस चीज पे उसका अगेंस्ट किया और वो घोड़े पे अपनी बारात लेके जाने लग गया, और उसी उन लोगों के मोहल्ले के गली के सामने से ही, जो वहां के ठाकुर या अपर कास्ट के होंगे उनके सामने से, तो उस लड़के को उन्होंने गोली मार दी। तो ये चीज भी आप देखिए, ठीक है, आप उनको डिनाई कर रहे हो। दूसरा, आप फोर्स कर रहे हो उसको, या वो कर रहे हो कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, तुम ये गांव छोड़ के जाओ, या तुम ये जगह छोड़ के जाओ। होता है ना कि जैसे मतलब ये एक घर का ये पूरा एक गांव है, गांव में ये पूरा एरिया है जहाँ पे सिर्फ मतलब ठाकुर के परिवार रह रहे हैं या हायर कास्ट के लोग रह रहे हैं। अब बाद में यहाँ पे कोई दूसरी कम्युनिटी के इंसान ने ये जगह खरीद ली, जमीन किसी ने बेचा तो वो दूसरे उसको बेच दिया, या यहाँ पे रेंट पे कोई आ गया, ठीक है, ट्रांसफर के थ्रू या कैसे भी, तो आप उसको नहीं रहने दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो इसीलिए। फिर provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of public duty। लेकिन ये सारी चीजें जितनी हमने ए से लेकर जेड तक पढ़ी है, ये सारी चीजें अगर कोई पब्लिक ड्यूटी में कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है वो डिस्चार्ज कर रहा है उस ड्यूटी में, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक ये इतना सा। दूसरी ये बात करता है ये रेसिडेंस वाले को लेके, रेसिडेंस वाले को लेके, ए से जेड लेके नहीं है, सिर्फ जेड को लेके है। ठीक है, आई एम सॉरी। जो ये पब्लिक ड्यूटी और डिस्चार्ज की बात कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी और डिस्चार्ज की, ये सिर्फ जेड को लेके बात कर रहे हैं। इसका प्रोवाइजो है, क्योंकि मुझे लगा खत्म हो गए हैं ये क्लॉजेस, एक बच्चा है क्योंकि। जेड ए में बात करता है कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है किसी मेंबर को, किस लिए कर रहा है, कि तुम ये प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज या कहीं जहाँ पे दफनाते हैं, ये क्रिमेशन ग्राउंड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, रिवर स्ट्रीम ये सारी चीजें को आप उसके लिए मना कर रहे हो। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हो कि तुम भैया घुड़सवारी नहीं कर सकते, बाइसिकल नहीं चला सकते, तुम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, तुम ये नए कपड़े नए क्लोथ्स नहीं पहन सकते हो, तुम ये वेडिंग में तुम ये नहीं कर सकते हो, ये भी सारी मैंने मूवीज में देखी है ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब डिफाइन करने जैसा है नहीं, बहुत गलत चीज है क्योंकि ये सारी। अगर आप किसी को प्लेस ऑफ वर्शिप में मंदिर में जाने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, कोई रिलीजियस सोशल प्रोसेशन में जाने के लिए जो यात्राएं होती हैं उसमें मना कर रहे हो, ये भी आपका एक उसको नहीं रोक सकते हो। आप किसी इंस्टीट्यूट में मना कर रहे हो, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, प्राइमरी हेल्थ केयर में, शॉप में, पब्लिक एंटरटेनमेंट में, मूवीज हॉल में, पब्लिक प्लेस में बर्तन यूज करने के लिए आर्टिकल्स को, या आप उनको जो उनका प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस करने के लिए मना कर रहे हो, या उनको आप बोल रहे हो कि तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो, कोई और तुम लोग नहीं कर सकते हो, आप ये चीज के लिए उसको मना कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी आप नहीं कर सकते हो। ए से लेके ई तक यही बात है कि आप क्या चीज उनको प्रिवेंट कर रहे हो और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जेड बी में क्या कह रहा है, जेड बी में ये कह रहा है आपसे, जेड बी में आपसे ये कह रहा है कि आप उनको फिजिकल हार्म दे रहे हो, आप उनको शारीरिक चोट दे रहे हो, या दिमाग मेंटली आप उनको टॉर्चर कर रहे हो। ठीक है, किस चीज पे कर रहे हो कि आप डायन हो, चुड़ैल हो, ये वाली चीजें भी होती है ना कि कई लोग मतलब पहले वो कर देते हैं, बायकॉट कर देते हैं, क्योंकि ये मेंबर्स होते हैं एससी एसटी के, उन और उन लेडीज को आप बॉयकॉट कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, आप उनको टॉर्चर कर रहे हो कि ये तो भैया चुड़ैल है, ये तो डायन है, ये सारी चीजें बहुत होती है। न्यूज़पेपर में भी मैंने वेस्ट बंगाल की ये चीजें देखी थी, बहुत ज्यादा विच क्राफ्ट वाली। जेड सी में क्या है कि आप उनको इम्पोज या थ्रेट कर रहे हो कि आप सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट करोगे, उनकी फैमिली को बॉयकॉट करोगे। ठीक है, ये चीज है। अब ये जो भी हमने ए से लेके जेड सी तक बात करी कि आप किस किस तरीके से आप जो चीज कर रहे हो, ये एक ऑफेंस है, ये एक अत्याचार है। ये जो हमने ऊपर जो भी चीज पढ़ी, ये सारी जो चीजें कोई किसी मेंबर के साथ कर रहा है, तो ये एक्ट बता रहा है उसको कि ये हम एक अपराध मान रहे हैं। ये सारी चीजें एक अपराध के उसमें है, जेड सी तक। ठीक है, अब इस अपराध की पनिशमेंट क्या है, ये इन्होंने इसमें बता दी है। इस अपराध की पनिशमेंट है कि नॉट लेस देन 6 ईयर्स, 6 महीने की तो तुमको सजा है इसमें, जो कि बढ़ के 5 साल हो सकती है, और साथ में फाइन होगा आपका। ठीक है, हमने ए से लेके जेड सी तक जो भी पढ़ा है वो सारे हमारे क्या थे,
वो हम जो भी कोई इंसान ऐसा कर रहा है, ऐसा काम जो उनको मना कर रहा है, उनको माला पहना रहा है, कोई उनको वो चीज कर रहा है कि आप इस चीज में पार्ट नहीं ले सकते हो, आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप उनको उनके उससे बेदखल कर रहे हो, आप किसी वुमेन को टच कर रहे हो, हाँ आप उसको सेक्सुअली वो कर रहे हो, तो ये सारी एक ऑफेंस है। अब उन ऑफेंस की पनिशमेंट जो है यहाँ पे बता दी है। हम इसको आईपीसी में नहीं डील कर रहे हैं, ये आप देखिए। आईपीसी में तो जो चीजें, ये चीजें तो कवर ही नहीं हो रही हैं, आईपीसी में तो ऑफेंसेस कवर हो रहे हैं। ये सारे ऑफेंसेस हमने यहाँ पे बनाए हैं इस एक्ट में, जो इन पर्टिकुलर मेंबर्स को, जो उनके खिलाफ इतने सालों साल चला है, दशकों चला है, वो उनने ऑफेंस बना दिए, उनकी पनिशमेंट ये दे दी है कि तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू का, ये आपको याद रखना है, इस क्लॉज से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आपका आता है सेकेंड क्लॉज। सेकेंड क्लॉज जो आता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे, क्योंकि ये बात करता है आपसे पनिशमेंट की। ठीक है, कि हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब अगर कोई ये मेंबर नहीं है, इनको हम जनरल बोल देते हैं एक बार को, अगर कोई जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसने आई से लेके 5 तक है, एक मिनट, आई से लेके 5A 6 7, अगर कोई जनरल कम्युनिटी का मेंबर आई से लेके 7 तक, जो इसने अभी ये आगे चीजें बोली हैं, ये काम करेगा, तो उसकी पनिशमेंट दे रखी है। ठीक है, पहला इसने ये बोला है कि अगर आपने कोई भी झूठा एविडेंस दिया, ठीक है, और वो उस एविडेंस की वजह से उसको कैपिटल मतलब डेथ की पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर। ठीक है, और ही शैल बी पनिश्ड विथ, तो उससे उसको क्या फाइन मिलेगा जनरल वाले को, उसको लाइफ इम्प्रीजमेंट मिलेगा और साथ में फाइन, ये ऑफेंस के लिए ये लायबल होगा। और अगर इसने ये जो झूठी गवाही, झूठे एविडेंस दिए हैं और उसको डेथ पनिशमेंट मिल गई सामने वाले को और वो एग्जीक्यूट भी हो गई, तो इस केस में उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, ये बोला है इसने। ठीक है, सीधे ये इसकी आपकी पनिशमेंट है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई झूठा फैब्रिकेशन देता है, एविडेंस देता है, जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, कोई जनरल इंसान शेड्यूल कास्ट के मेंबर के अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस मतलब एविडेंस और सब चीज देता है कि उसको डेथ पनिशमेंट मिल जाए, मतलब उसने झूठी वो चीज लगवा दी कि मैंने मर्डर नहीं किया था, वो पट क्योंकि वो पट इजी टारगेट है, उनने बोल दिया कि देखो इसने मर्डर किया था और सारा का सारा जो भी एविडेंस है, प्रूफ है, उसके अगेंस्ट कर दिया, उसके हाथ छाप के सब चीज करके मिलके, उस केस में उस इंसान को लाइफ इम्प्रीजमेंट और फाइन की सजा होगी। लेकिन अगर उसके झूठी गवाही और सब चीज से, ठीक है, अगर उसका डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन भी हो गया, तो उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तब उसको लाइफ इम्प्रीजमेंट नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से दूसरी बात करता है कि अगर आपने उसको फैब्रिकेट तो कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, जनरल कम्युनिटी ने कोई अपना ऑफेंस किया और उसने अपना इल्जाम और सब चीज बचने के लिए, इजी टारगेट के लिए, दूसरी कम्युनिटी जो कि एससी एसटी है, उसके किसी एक इंसान पे अपना इल्जाम लगा दिया और सारा फैब्रिकेशन कर दिया। अब जो उसने ऑफेंस किया था, वो ऑफेंस जो है, उसके लिए डेथ पनिशमेंट तो नहीं है, जो ऑफेंस किया था उसके लिए डेथ पनिशमेंट की तो प्रेस्क्राइब नहीं है पनिशमेंट, लेकिन वो जो है, वो 7 साल या ऊपर तक की सजा उस ऑफेंस के लिए मिल रही है। जो उसने ऑफेंस किया है, वो ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल या ऊपर की है, तो उस केस में जनरल वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो उस केस में जनरल वाले को पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 6 months, विच में एक्सटेंड टू 7 years और अपवर्ड्स, साथ में फाइन। क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई जनरल मेंबर आपका मिसचीव कर रहा है फायर से, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, ठीक है, और उसको ये बात पता है, उसका इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि उससे एससी एसटी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, ठीक है, और तो उस केस में उसको कितनी पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में आप मानिए कि वो खुद ऑफेंस कर रहा है, हम पिक्चराइज कर रहे हैं इस चीज को कि उसने खुद ऑफेंस करा,
एक जनरल मैन ने। ये जो ए है ये जनरल से बिलोंग करता है, बी जो है ये कम्युनिटी से, एससी एंड एसटी से किसी से करता है। ए ने एक ऑफेंस किया और उस ऑफेंस, मान लीजिए ए का ये ऑफेंस एक जगह है जिसकी पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट, ठीक है, दूसरी जगह उसकी एक जगह पनिशमेंट है 7 ईयर्स या ज्यादा की पनिशमेंट, ठीक। अब जहां डेथ पनिशमेंट उसने खुद कोई ऐसा काम किया है तो उसने बी पे जो इजी टारगेट है उसको बोल दिया कि इसने किया है, पुलिस वुलिस सब जगह इसको फंसवा दिया। तो जहां कैपिटल पनिशमेंट है वहां पे उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, किसको पनिशमेंट मिल रही है, जो ए है उसको पनिशमेंट मिलेगी लाइफ इम्प्रीजमेंट या फाइन की। लेकिन अब इस बी की, उसकी वजह से उसको कन्विक्शन करके उसका डेथ पनिशमेंट, उसको हैंग भी कर दिया, तो अब इसकी पनिशमेंट ये ना होके डेथ मिलेगी इसको। सेम इस तरह से अगर उसका कोई पनिशमेंट 7 साल तक का है तो कम से कम 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, जो कि बढ़ के 7 साल या ज्यादा की भी हो सकती है, और फाइन की। ठीक, ये हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 कर लिया। आपको ये, मेरे को याद हो जा रही हैं चीजें, आपको भी याद हो जाएंगी साथ ही साथ में, मुझे लगता है होती जा रही हैं। प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है कि आप जल उसको, आप उसके घर को या कोई एक्सप्लोजिव उससे धमाका कर दे रहे हो, आपको पता है उस आपकी इंटेंशन भी है और आपको पता भी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, आप उसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। तो नॉट लेस देन 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, ये ऊपर वाली ही है आपकी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वो मिसचीफ कर रहा है, फायर कर रहा है या एक्सप्लोजिव कर रहा है, उसको उसकी इंटेंशन भी है, उसको नॉलेज भी है कि ये बिल्डिंग जो है वो एस सी एस टी की है, लेकिन साथ में इसने क्या जोड़ जोड़ दिया कि उसको पता है कि वो जो प्रॉपर्टी जो है ना, जो वो जला रहा है या वो कर रहा है, उसमें बम फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो किस लिए यूज होती है वो प्रॉपर्टी, वो पूजा के लिए यूज हो रही है, मंदिर है उनका, या वहां पे लोग रह रहे हैं, प्लेस फॉर ह्यूमन डिवेलिंग, या वहां पे किसी तरह का वो अपना अनाज को स्टोर करते हैं, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की, तो उस केस में इसकी पनिशमेंट बढ़ा दी। उस केस में उसको लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन मिल रहा है। समझ गए, इन दोनों में आप डिफरेंस समझे, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में। क्लॉज 3 में सिर्फ वो जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और क्लॉज 4 में उसने बोला कि वो प्रॉपर्टी वो लोग रहने के लिए यूज कर रहे हैं, पूजा के लिए यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी में उनकी प्रॉपर्टी वो रखी हुई है, मतलब मान लीजिए वो अनाज इसमें रीस्टोर करते हैं, कुछ सामान रीस्टोर करते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा दी इसमें, ठीक है। अब आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया, फिफ्थ आपकी बात कर रहा है कि आईपीसी के अंडर अगर आपने कोई ऑफेंस किया और उस आईपीसी में कोई भी पनिशमेंट जो है उसकी दे रखी है 10 साल या उससे ज्यादा की, और वो ऑफेंस आपका पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है, और आपको पता है कि जो आपने किया है वो इस मेंबर जो है इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आपकी पनिशमेंट फिर बढ़ा दी, लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन कर दी। अब मैं इसको एक बार फिर से ढंग से समझाती हूँ कि आईपीसी में मान लीजिए ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस के साथ पनिशमेंट भी दे रखी है। अब आईपीसी में कोई ऐसा ऑफेंस है जिनकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा की है, ठीक है। अब ये तो कोई कोई सा भी ऑफेंस हो सकता है, ये आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है। अब चाहे ये ऑफेंस आप पर्सन के अगेंस्ट हो रही हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो रही हो। अब ये ऑफेंस आपने किया आईपीसी में, अब आपको पता था कि आप कोई ऑफेंस, मान लो जो हमारे इसमें सेक्शन 3 में कवर नहीं है वो ऑफेंस, ठीक है, तभी वो आप आईपीसी में गए। अब आपको पता है जिस पर्सन ने ये काम किया, जो ए है जो कि जनरल से है, ठीक है, उसको पता था कि जो मैं ये ऑफेंस कर रहा हूँ ना जिसके अगेंस्ट, जो बी है, उसको इस चीज की नॉलेज है कि बी जो है एस सी एस टी से है, तब हमने उसकी पनिशमेंट इनहेंस करके लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन कर दी। अब ए को जो आईपीसी की ऑफेंस पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अब ए को ये पनिशमेंट मिलेगी जो हमने यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 5A में। ये कहता है कि आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया जो शेड्यूल में है, यहाँ हमारा आगे जाके शेड्यूल की बात करता है, ठीक है। ये इसमें शेड्यूल है आपका, ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल की बात कर रहे हैं। देखिए 5A पढ़ रखा है ना आपने, 3(2) का 5A, तो ये शेड्यूल स्पेसिफाई है यहाँ पे। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा, एक मिनट, 5A में ये कहता है
कि अगर आपने शेड्यूल में, जो एक्ट के शेड्यूल में कोई भी ऐसा ऑफेंस किया किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के, और आपको नॉलेज भी है कि वो उस से बिलोंग करता है, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी? तो इट शैल बी पनिशेबल विथ सच इम्प्रीजमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर आईपीसी। आईपीसी में इसकी पनिशमेंट जो प्रेस्क्राइब कर रखी है शेड्यूल में वो होगी, और फाइन। अब आप देख लीजिए एक बार इसको, इन्होंने ये बता रखा है आईपीसी का, इन्होंने ये चीज बताई है, ठीक है, इन्होंने अनलॉफुल असेंबली की बनाई बताई है। तो आपको पता है आईपीसी में इनकी पनिशमेंट्स भी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक। अब आपने कोई भी ये वाले ऑफेंस कर दिए, ये जितने ऑफेंस ये शेड्यूल कास्ट केस में है, तो कह रहा है कि इस केस में आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी? ये यहाँ तक इस केस में आपको पनिशमेंट वो मिलेगी जो आईपीसी में ही बोली गई है, ठीक। ये चीज बात कर रहा है, जब शेड्यूल की बात कर रहा है तो आईपीसी वाली ही पनिशमेंट मिलेगी आपको, ओके। सिक्स्थ में बात क्या कर रहा है कि आपके पास नॉलेज है या आपके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है और आपने उसको एविडेंस को डिसअपियर करा है, ठीक। और उसका आपका इंटेंशन क्या था कि जो ऑफेंडर जो ए है, हम ए को ऑफेंडर मान के चल रहे हैं इस पूरे एक्ट में, ऑफेंडर को आप बचा रहे हैं, बचाने के लिए आपने उस चीज को छुपा दिया है ताकि उसको पनिशमेंट ना हो, ए को पनिशमेंट ना हो, ठीक है। तो उस केस में आपकी पनिशमेंट क्या होगी? जो जो आपने ऑफेंस किया है वो आईपीसी के अंडर आ रहा है ना, आपका डिसअपियरेंस वाला, जो हमने मनु श्रीवास्तव वाला, वो जो जेसिका लाल वाला केस देखा था, तो उसके में जो उसके दोस्त थे, तो उन्होंने डिसअपियर किया था ना, उन्होंने छुपाया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था एविडेंस को। तो ऑफेंस आपका आईपीसी में हुआ, तो आपकी पनिशमेंट जो आईपीसी में दी है वही होगी, ये बात है। सातवां क्या कह रहा है? अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तब आप सेक्शन 3 में कोई ऑफेंस करते हैं, जो हमने ए से लेके जेड सी में पढ़ा, अगर एक पब्लिक सर्वेंट ये ऑफेंस करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? कम से कम 1 साल की तो उसको इम्प्रीजमेंट होगी ही, ठीक, नॉट लेस देन 1 ईयर। लेकिन जो बढ़ के पनिशमेंट बढ़ सकती है, पनिशमेंट बढ़ेगी जो उसने ऑफेंस किया है वहां की। मान लीजिए उसने कोई ऑफेंस किया, वो पनिशेबल है 10 ईयर्स की या 5 ईयर्स की पनिशमेंट है, तो आपने कोर्ट ने सब चीज लगा के उसके ऊपर, ठीक है, उसको वो करके कर दिया, लेकिन आप कम से कम उसको 1 साल की तो तब भी पनिशमेंट देंगे, ठीक। ये बात कर रहा है, आपकी ये 7 क्लॉजेज हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने 3(1) में, क्योंकि बस ये लास्ट यही वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। सेक्शन 2 की डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी। अब सेक्शन 3 जो है, आप देखिए, आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लॉज 1, क्लॉज 2। क्लॉज 1 में आपकी बात कर रहा है ऑफेंसेस की, कि कौन कौन सी चीजें आपकी अपराध मानी जाएंगी, ठीक। और उन्होंने साथ में बता भी दिया कि अगर आप ये काम कर रहे हो, आप वुमेन को टच कर रहे हो, आप अगर उनकी चीजें डैमेज कर रहे हो, उनके पाठ पूजा की चीजें जला रहे हो, आप उनको मना कर रहे हो कि ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, आप इलेक्शन में वोट नहीं करने दे रहे हो उनको, या वोट के लिए आप उनको मार रहे हो, या आप उनको घोड़ा में उसमें नए कपड़े पहनने, ये सारे ऑफेंसेस बताएं कि ये सब आपके ऑफेंसेस हैं। और अगर कोई इंसान ये काम करेगा तो उसकी पनिशमेंट उन्होंने बता दी कि नॉट लेस देन 6 ईयर्स होगी, 6 मंथ्स होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, और प्लस फाइन। ये इसी में ही बता दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्लॉज 2 स्टार्ट किया। क्लॉज 2 में इन्होंने ये बोला कि अगर ए है, अगर कोई भी पर्सन जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है और वो ये 7 काम करता है, 1 से लेके 7 काम करता है, तो उनकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक। ये तो जनरल की बात कर रहा है। अब इसमें इसने डिफाइन कर दिया कि ये जो 7 के अंदर है तो इसकी पनिशमेंट तो यही होगी जो यहाँ पे कह रखी है। अब इनको ये ग्रेव ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ग्रेव है, तो इनकी इसीलिए पनिशमेंट अलग अलग दे रखी है। अब 2 में हम, आप जब पढ़िएगा इसको तो आप ये मान के चलिएगा कि एक ए है और एक बी है। ए जो है जनरल का है, बी जो है वो हमारे SC and ST जो है वो है हमारा, ठीक। अब ये करके आप सारे क्लॉजेस पढ़िए, ठीक है। ये करके आप इस चीज को मान के, अब आप सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे इस चीज को मान के, तो आप देखेंगे कि पहले क्लॉज 1 में क्या कह रहा है, ए ने बी को फंसा दिया, और बी, इसकी वजह से बी को कैपिटल पनिशमेंट का कैपिटल पनिशमेंट मिली,
तो एक किसके लिए लायबल होगा, लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन। अब अगर बी को ये कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट भी हो गई, अगर ये चीज एग्जीक्यूट भी हो गई, तब ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी, डेथ की। ठीक, ये आपका क्लॉज ए हो गया। अब क्लॉज टू आपका क्या कहता है, क्लॉज टू कहता है अगर ए ने बी के अगेंस्ट कुछ फैब्रिकेट करके कोई उसको फंसाया फैब्रिकेशन में, और जो पनिशमेंट है वो 7 साल से ऊपर की मिलती है आईपीसी में, ठीक है, उसकी जनरल पनिशमेंट जो है 7 साल से ऊपर की है, तो ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी इसमें, ए को पनिशमेंट मिलेगी कम से कम 6 महीने, कम से कम, जो कि 7 साल या उससे ज्यादा की भी हो सकती है, और साथ में फाइन मिलेगा। ठीक, अब थर्ड क्लॉज जो है हमारा, थर्ड ये है कि आप उसके घर पे फायर या एक्सप्लोजिव डाल रहे हो, तब क्या होगा, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने से लेके 7 साल तक की, और साथ में फाइन मिलेगा। अब फोर्थ क्लॉज हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्लॉज हमारा कहता है कि यही काम आप कर रहे हो फायर और एक्सप्लोजिव, लेकिन साथ में आपको पता है, आपको ये आपकी इंटेंशन भी है, साथ में आपकी नॉलेज भी है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं इस जगह पे जहाँ पे आप कर रहे हो, या यहाँ पे आपके अनाज या ये सब रिस्टोर करे जाते हैं, तो आपको पनिशमेंट अब बढ़ा दी गई है, इसमें पनिशमेंट आपकी लाइफ इम्प्रीजमेंट और फाइन की कर दी गई है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने कोई भी ऑफेंस किया, ठीक है, अब मैं फिफ्थ बताती हूँ आपको, 1 मिनट। अब ऐसे ही आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक, जो ऑफेंस जो है आईपीसी में उसकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, आपने ये ऑफेंस किया आईपीसी में, ठीक है, ये ऑफेंस आप पर्सन के आईपीसी में आप ले लो, और आप पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट कर रहे हो, प्लस आपको नॉलेज है कि बी जो है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, तो आपकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, अब आपकी पनिशमेंट बढ़ा दी, तब आपको लाइफ इम्प्रीजमेंट और फाइन भी मिलेगा। तो आप देखो अभी तक क्लॉज 1 में भी आपको लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन मिल रहा है, क्लॉज 4 में भी आपको मिल रहा है, और क्लॉज 5 में भी आपको मिल रहा है। अब हम सिक्स्थ में आते हैं, ठीक है, अब सिक्स्थ क्या कह रहा है आपका, कि आप अगर उसको पता है कि आप ए को बचा रहे हो, अब आप ए को बचा रहे हो कि ये जनरल कम्युनिटी वाला को आप बचा रहे हो, आप उसके एविडेंस को डिसअपेयर कर रहे हो, तो सी कर रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या आपकी पनिशमेंट होगी जो आईपीसी में प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, फिर आपकी क्या बात करता है, एक शेड्यूल वाला भी था हमारा कहीं पे, 1 मिनट, 5 हो गया हमारा, 6 हो गया, एक हमने शेड्यूल का 5A था हमारा, हाँ मैं एक चीज भूल गई आपका, 5 के बाद हमारा 5A था, कोई नहीं, 6 के बाद हम 5A कर लेते हैं, 5A, अगर कोई ऑफेंस शेड्यूल में, शेड्यूल किसका, एससी एंड एसटी एक्ट के शेड्यूल में कोई ऑफेंस बता रखा है, जो नीचे मैंने आपको बताया था 500 तक आपको बता रखा है, तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, जो आईपीसी में होगी। ठीक, ये भी आपकी आईपीसी की है, ये भी आईपीसी की है। अब आपका लास्ट क्या है, सेवेंथ, सेवेंथ है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ये सारे काम कर रहा है, तो कम से कम मिनिमम उसको 1 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, और मैक्सिमम जो है वो एक्सटेंड हो सकती है उस ऑफेंस के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पब्लिक सर्वेंट वाला। ठीक है, ये सारे क्लॉजेस ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 5 मिनट का एक्ट बचा है बस, एक्सक्यूज मी। अब ये कह रहा है आपसे कि पनिशमेंट क्या होगी अगर किसी ने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट करी, ड्यूटी किसकी, पब्लिक सर्वेंट की ही ड्यूटी होती है ना, तो इसकी बात कर रहा है ये, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है बट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो जो मेंबर है, जो पब्लिक सर्वेंट है, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से नहीं है, और ये एक पब्लिक सर्वेंट है, अब उसने विलफुली अपने इच्छा से उसने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, परफॉर्म नहीं किया अंडर दिस एक्ट या रूल्स में, तो वो पनिशमेंट उसको मिलेगी कितनी, उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अब आप ना इस दो में पब्लिक सर्वेंट के आपके दो क्लॉज हो गए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के आपके दो क्लॉज हैं।
पहला क्लॉज है आपका पब्लिक सर्वेंट का, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा। सेक्शन 3 में हमने बोल रहा है कि ये पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस कर रहा है सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट कम से कम 1 साल की सजा और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब जो हम सेक्शन 4 में जो पब्लिक सर्वेंट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 4 में जो पब्लिक सर्वेंट पढ़ रहे हैं, उसकी एक ड्यूटी है, जो ड्यूटी नीचे ये बता रखी है। अगर उसने ये काम किया तो उसको पनिशमेंट 6 साल से 1 साल तक की मिलेगी। ठीक है, ये है, ये डिफरेंस आप प्लीज मत भूलिएगा, ये एमसीक्यू में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, कि 6 से 1 महीने तक की जब बात हो रही है तो ये पब्लिक ड्यूटी की बात हो रही है। पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी है सेक्शन 4 के अंडर। लेकिन जब 1 साल वाले की बात हो रही है तो ये सेक्शन 3 के अंदर अगर वो कोई एक्ट कर रहा है, उसको माला पहना रहा है, उसको भगा रहा है, उसको टेम्पल वो कर रहा है, वुमेन को टच कर रहा है, तो मिनिमम उसको 1 ईयर मिलेगी। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अब ये सेक्शन 2 में बता रहा है, क्लॉज 2 में बता रहा है कि ड्यूटीज क्या होंगी। ड्यूटीज क्या होंगी कि जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेंट आ रहा है, उसके स्टेशन पे आ रहा है, उसको ओरली बता रहा है कि मेरे साथ जनाब ये चीज हुई है, मेरे को ए ने मारा ऐसे करके, तो उसने ओरल इन्फॉर्मेशन दी, तो पहले तो वो राइट करेगा, रिड्यूस टू राइटिंग करेगा। ठीक, कौन करेगा? पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का। अब वो उससे साइन करवाने से पहले उसको बताएगा, क्योंकि क्या होता है, आप ये इमेजिन करिए कि बी गया कि मेरे को ए ने ऐसे ऐसे करके किया जनाब, मेरे को एफआईआर लिखवानी है। तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है एफआईआर लिखने की, रिड्यूस करने की राइटिंग में, और उससे साइन लेने की। अब पब्लिक सर्वेंट ने ये किया ही नहीं, उसने बोला कुछ और उसने लिखा कुछ और उसने साइन करवा दिया। तो उसको ड्यूटी है कि पहले तुम उसको बताओगे कि तुमने क्या क्या लिखा है, यही है ना तुम्हारी। ये एक मेरे को मूवी याद आई इससे, जय भीम। मूवीज याद आ रही है सारी आज मुझे। जय भीम मूवी थी उसकी, सूर्या की, साउथ की, बहुत अच्छी मूवी। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अभी नहीं देखना है किसी को, एग्जाम के बाद देखिएगा प्लीज, मेरे को डांट पड़ेगी वरना, अभी मत देखना कोई। बी में अब हम देखते हैं कि आपका मैंडेटरी है कि आप कंप्लेंट फाइल करोगे और एफआईआर फाइल करोगे अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो आपको एक कॉपी फर्निश करनी है फोर्थ विथ। अगर जो भी इंफॉर्मेंट आ रहा है आपका, विक्टिम ही यहाँ पे जो इंफॉर्मेंट है ये पूरा एससी एंड एसटी कम्युनिटीज के हैं, जो हम बी मान के चल रहे हैं, उसको आपको तुरंत एक कॉपी देनी है जो भी आपने रिकॉर्ड किया। आपको उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, जो भी विक्टिम्स और विटनेसेस थाने में आ रहे हैं आपको वो भी काम करना है। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको चार्जशीट फाइल करनी है। और ठीक है, स्पेशल कोर्ट और इस कोर्ट में आपकी चार्जशीट फाइल होगी। और आपका ये टाइम पीरियड जो है इम्पोर्टेंट है, 60 डेज का। और अगर आपने इससे ज्यादा देर करी तो आपको फिर रिटर्न में बताना पड़ेगा कि आपने देर क्यों करी। तो ये हमारा पहला टाइम पीरियड है 60 डेज का, और एक ही टाइम पीरियड है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एससी एसटी का। अब आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, करेक्ट तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या आपको कोई अदर ड्यूटी जो इस एक्ट में आपको करनी चाहिए वो भी आप करोगे। प्रोवाइडेड क्या कि दैट द चार्जेस इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। ये आपका एमसीक्यू, कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी वो कोई भी चार्जेस बुक हो रहे हैं तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे होंगे? डायरेक्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं होंगे। उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी और उसके रिकमेंडेशन पे उसके अगेंस्ट चार्ज लगेगा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बनता है, प्री में भी बनेगा, मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा इस पे। नेक्स्ट आपका क्लॉज 3, द कॉग्निजेंस इज रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। मतलब वो नहीं कर रहा है ड्यूटी। डेरेलिक्शन मतलब ड्यूटी नहीं करना, क्या कहते हैं उसको, नेग्लिजेंट होना शायद। एक बार मैं देख लेती हूँ हिंदी मीडियम के लिए। अवहेलना करना, अवहेलना। ठीक है, अवहेलना करना इसका अब मतलब वही है कि मना करना। द कॉग्निजेंस, अगर आपने पब्लिक सर्वेंट ने सबसेक्शन 2 में मना कर दिया तो ये इसका कॉग्निजेंस किसके पास है? स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके इनहेंस्ड पनिशमेंट पे। ठीक है, इनहेंस्ड पनिशमेंट क्या होती है कि एक बार आप कन्विक्ट हो चुके हो किसी ऑफेंस के लिए और दोबारा दोबारा आप दोबारा आप कोर्ट पे आते हो और कोर्ट ने दोबारा आपको कन्विक्ट पा लिया कि आपके खिलाफ दोष सिद्धि जो है वो
आ गई आपके खिलाफ, तब आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपको इन्हांस्ड पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये जैसे आपने आईपीसी में भी इनहांस्ड पनिशमेंट का देखा था कि किस किस केस में आपको इनहांस्ड पनिशमेंट मिलती है, प्रॉपर्टी वाले केसेस में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हु एवर हैविंग ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, पहले ही कोई कन्विक्ट हो चुका है इस चैप्टर के अंडर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कोई एक ए जो है पहले ही एक बार कन्विक्शन उसको मिल गया है। अब वो सेकेंड टाइम उसने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, या उसने कोई भी ऑफेंस किया सब्सिक्वेंट टू द सेकेंड ऑफेंस, ठीक, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, कम से कम कम से कम 1 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी, और जो कि बढ़ के कितनी हो जाएगी, जो प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस की। तो मतलब मिनिमम उसने फिक्स कर दिया कि मिनिमम दोबारा सब्सिक्वेंट केस में अगर आप दोबारा किसी मेंबर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो दोबारा से, तो आपको 1 साल तो दोबारा जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे हमने 6 महीने की भी पनिशमेंट्स पढ़ी है ना कि कम से कम 6 महीने या किसी की, तो आपकी वो 6 महीने वाला आप नहीं मांगोगे कि भैया ऑफेंस तो ये 6 महीने का है, नहीं, आप दूसरी बार आप कर रहे हो ना तो 1 साल मिनिमम जाओगे आप, ये चीज है। ठीक है, अब ये बात करते हैं एप्लीकेशन की, सेक्शन 6 की, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। ये काम भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ये आप याद करके इसके आगे आगे आप लोग अपने बीएनएस के चैप्टर्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो एमसीक्यू में जब मैं लाऊंगी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइव एमसीक्यू कराऊं, तो सबकी डांट पड़ेगी, 1 नंबर आप सोच लो आपके कम हो जाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर जाओगे। इसको अभी रख करते ही कर लेना। तो इसने ये कहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी शेल शो फार एज मे बी अप्लाई फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये सारी बात करता है, कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है, कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आईपीसी की यहाँ पे लेके चलेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का बनेगा, और इस बार आपसे अगर कंपैरिजन में पूछा तो इसके आईपीसी के सेक्शंस भी पूछ लेगा। अब क्या बात कर रहा है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन। अब हम किसी सर्टेन पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, हम वो कर ले रहे हैं, कब फोरफीट कौन करता है, गवर्नमेंट फोरफीट करती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कब आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर रही है। ठीक है, ये दो क्लॉज में आपको डिवाइडेड है, दो तरीके से गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर रही है। किसकी प्रॉपर्टी को कर रही है, ए की प्रॉपर्टी को, एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट यहाँ पे सर्टेन पर्सन की जो बात कर रहा है, यहाँ पे ए की बात चल रही है कि वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, हमें पता है ए कन्विक्ट हो गया है, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट में क्या करेगी, in addition to awarding any punishment, by ordering in writing declare that any property movable or immovable या both belonging to the person which has been used for the commission of that offence shall stand forfeited। क्लॉज 1 में कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट ने ए को कन्विक्ट किया, कोर्ट यहाँ पे आपकी स्पेशल कोर्ट है, एक्सक्लूसिव भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे स्पेशल कोर्ट यूज किया है। तो आपकी पनिशमेंट मान लो 6 महीने की वो दे रहा है, तो कोर्ट इसके एडिशन में क्या कर सकती है, आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो चाहे बोथ, जो कि ऑफेंस में यूज हुई है उसके दौरान, उसको फोरफीट कर लेगी, शेल स्टैंड फोरफीटेड टू गवर्नमेंट, फोरफीट टू गवर्नमेंट। ठीक, फोरफीट टू गवर्नमेंट। अब क्लॉज 2 में ये इन एडिशन कर रही है कन्विक्शन देने के बाद। क्लॉज 2 में क्या कह रही है कि वेयर अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, यहाँ पे कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे अक्यूज्ड है ए। ठीक, तो शैल बी ओपन टू स्पेशल कोर्ट ट्राइंग हिम, तो स्पेशल कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन है। ठीक है, वो ऐसा कर सकती है, ओपन है कोर्ट ऐसा करने के लिए कि वो ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, जब ट्रायल चल रहा है उस पीरियड में उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी है या इमूवेबल भी है या बोथ भी है, ड्यूरिंग ट्रायल वो इस चीज को जब्त कर सकती है, ये ट्रायल कोर्ट के पास ऑप्शन है। और उसके बाद क्या करेगी कि जहां ट्रायल मान लो आपका अब ट्रायल एंड हो गया और ये एंड हुआ कन्विक्शन में, उसको कन्विक्ट कर दिया एक्यूज्ड ने, तो ये अटैच हो जाएगी, ये अटैच हो जाएगी, फोरफीट हो जाएगी गवर्नमेंट को।
और जो भी फाइन और सब चीज है वो इसकी प्रॉपर्टी से ली जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आई ये बात? आपको ये समझ में आई बात कि ये क्या कह रहा है? पहले में ये कन्विक्टेड है ए, ठीक। कन्विक्शन के बाद ये कोर्ट जो है उसको पनिशमेंट दे दी, मान लो इतनी। पनिशमेंट के बाद उसने एडिशनली उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट किया है, जो कि मूवेबल, इमूवेबल या बोथ हो सकती है, जो ऑफेंस में यूज हुई है उसको फोरफिट भी कर दिया। सेकेंड क्लॉज में वो अक्यूज्ड है, और अक्यूज्ड है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, जब तक ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने कहा जब तक ट्रायल चल रहा है तुम्हारी हम ये प्रॉपर्टी को फोरफिट कर रहे हैं। और जैसे ही कन्विक्शन, अगर एंड में कन्विक्शन हो गया उसको, तो वो उसको अटैच भी कर लेगा और साथ में फाइन जो है इसी प्रॉपर्टी से लेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने एट्थ पे। एट्थ हमारा क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन का, कि हम क्या क्या प्रिजम्पशन करेंगे, कि जब कोई भी ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन होता है तो इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट, कि हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं। अगर जो अक्यूज्ड है ए ने किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, ए ने, ठीक है, कि कोई भी तुम ऑफेंस करो, ठीक है, अगेंस्ट दी, और अगेंस्ट बी, बी जो है हमारा दूसरी कम्युनिटी का है, ए जो है वो है मान लो जमींदार, जमींदार ने अपने नौकर को बोल दिया कि तू उसके अगेंस्ट कर, मैं तो फंस जाऊंगा, तो तेरे को मैं पैसे दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रे इज प्रूव दैट सच पर्सन हैज अबेटेड, तो इसके ऊपर अबेटमेंट का, कि इसने ही अबेट करी है, ये कोर्ट प्रेज्यूम करेगा। कौन सा प्रेजम्पशन है? सेल। दूसरी क्या बात करता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है इस चैप्टर के अंदर, और ये प्रूफ हो जाता है कि ऑफेंस जो कमिट हुआ है, ठीक है, वो किसी लैंड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट था या कोई अदर मैटर था, तो इस केस में कोर्ट शैल प्रिज्यूम क्या कर रहा है कि ये फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या वो कर रहा है? कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को शैल प्रिज्यूम कर रहा है, और ए में वो आपका अबेटमेंट को प्रिज्यूम कर रहा है, और सी में किसको प्रिज्यूम कर रहा है? कि अक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली। ठीक है, तो फिर कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्रे इज प्रूव्ड। अब आप देखिए, तीन प्रिजम्पशन है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में आपके तीन प्रिजम्पशन है, ठीक। पहला प्रिजम्पशन है आपका अबेटमेंट का, ओके। पहला प्रिजम्पशन है आपका, एक मिनट, पहला प्रिजम्पशन आपका अबेटमेंट का है। पहला प्रिजम्पशन आपका, अरे यार मैं कुछ अच्छा यूज करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा क्यों नहीं होता मेरे साथ, किस्मत ही खराब है क्या मेरी? एक मिनट, ये ऐसे कैसे होगा? चलो नहीं हो रहा है, दूसरा करती हूँ, मोटी हेडिंग ले लेते हैं किसी को। पहला आपका प्रिजम्पशन हो रहा है अबेटमेंट का, ठीक, ए क्लॉज में, कि अगर तुमने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी है, तुम खुद नहीं कर रहे हो, तो माना जाएगा तुम अबेट कर रहे हो। दूसरा प्रिजम्पशन है आपका कॉमन इंटेंशन का और कॉमन ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो जाके कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और इसके अगेंस्ट चीजें कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो हम मानेंगे कि आप फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत काम कर रहे हो। तीसरा, अगर कोई अक्यूज्ड है और उसको हम, अगर उसके पास जो विक्टिम है, जो बी है और उसकी फैमिली है, उसकी अगर उसके पास पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि तुम्हें पता था कि ये पर्टिकुलर कास्ट और ट्राइब से हैं, ठीक। ये तीन प्रिजम्पशन है आपके, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू का। नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके सेक्शन 9, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 9, कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। ये ऐसी ही बात कर रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोड मतलब आपका सीआरपीसी है यहाँ पे या बीएनएसएस है। स्टेट गवर्नमेंट में इफ कंसीडर इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट क्या करेगी कि प्रिवेंशन, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ और कोपिंग विद एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट,
of any or class of under in any district or part or by notification in the official gazette। कोर्ट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर रही है पावर को, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है शक्तियों को किसी और लोगों को भी वो शक्ति दे रही है, ठीक। अब कोर्ट यहाँ पे क्या करती है कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा ऑफेंसेस हो रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उस कम पड़ रहे हैं आपको, तो कोर्ट अदर पुलिस ऑफिसर को ये पावर देगी कि तुम लोग भी अब इसके अंडर आओगे, ठीक है। इन पुलिस ऑफिसर को जो पावर है आपको भी यही पावर दी जा रही है, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट। ये काम कौन कर रहा है, ये काम करने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। ये नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालेगी और कुछ अदर पुलिस ऑफिसर को भी कन्फर करेगी, कुछ पावर्स को, मतलब कुछ शक्तियों को दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है कि आप लोग भी अब इसके अंडर पुलिस ऑफिसर माने जाओगे और आप लोगों के अंडर सेम पावर है जो इस एक्ट में किसी पुलिस ऑफिसर के पास है, जो कि पावर ऑफ अरेस्ट करने की पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है और साथ में आपकी वही ड्यूटीज भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात कर रहा है आपका ये। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग आपकी ये चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है सेक्शन 1 से लेके 9 तक करना है। इसके कुछ केसेस हैं काशीनाथ वाले और 2-4 केसेस हैं, वो मैं जब एमसीक्यूज लेके आऊंगी आपको लिए तब आपके लिए वो कंप्लीट करवा दूंगी बचे हुए क्वेश्चंस। अब आपका क्या काम है कि ग्रुप में जाना है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे एक मटेरियल है जिसके ऊपर आपको आर्म्स एक्ट दिखेगा, ठीक। उसके अंदर ही सारे माइनर एक्ट्स के एमसीक्यूज हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी के पास अपनी कोई बुक है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी के पास अपनी कोई टेस्ट सीरीज है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर कोई पर्सन, आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको राजस्थान एपीओ के लिए स्पेशली कोई टेस्ट सीरीज अभी तक आपने नहीं ली है और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 599 है और ये सब्जेक्ट वाइज भी है और साथ में आपको मिक्स मॉक भी मिलेगा और ये आपको ओएमआर शीट में मिलेगी। ये हमारी टेस्ट सीरीज है अगर आप लेने के इच्छुक हैं। अब फ्रेंड्स हमारा सिर्फ बचता है जेजे एक्ट और साथ में आर्म्स एक्ट, ठीक है। ये हम कल करने की कोशिश करेंगे मंडे को, और मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ जितनी हिंदी वालों की है, हिंदी वाले की पीडीएफ बना के आपको रात तक का मुझे समय दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लेट नाइट में आप लोग इसको ले सकते हैं और अगर नहीं होगा तो मैं कल तक आपको अपडेट इसका दे दूंगी हिंदी मीडियम का। इंग्लिश वाले आप लोग पुरानी वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने अभी तक जो 1992 का एक्ट पढ़ा है उसमें एक पनिशमेंट गलत थी, बाकी चीजें ठीक है, ठीक है। आप इस लेक्चर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबको ऑल द बेस्ट है। प्लीज अब टाइम आपका कम बच रहा है, अभी तक आपने मेहनत अच्छे से शुरू नहीं करी है तो जोरों शोरों से अपनी मेहनत शुरू कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सबको, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, विल मीट